अस्सलाम वालेकुम। सीरिया टाइम में खुशामदीद। मैं हूं फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं, अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं। ऑफकोर्स कोशिश करें कि जितना भी हो सके काइंडनेस के साथ पेश आएँ। और अगर आपको लगता है कि आप किसी की मदद कर सकते हैं, अपने इर्द गिर्द के लोगों में से आप देखते हैं कि किसी को मदद की ज़रूरत है और आप बगैर इस चीज़ को सोचे कि कोई आपके लिए क्या कर सकता है इन रिटर्न या आपको उससे क्या फ़ायदा होगा, अगर आप सिर्फ एक शख्स की एक दिन में मदद करने का फैसला कर लें तो सोचें कि हम सब अपनी सोसाइटी को, अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ, अपनी कम्युनिटी को कितना इंप्रूव कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक दिन एक नेकी में प्रोफेसर अमानत रसूल हमारे साथ मौजूद होंगे, चलते हैं उनकी तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने किसी शख्स को 2 बेटियां अता की और वो बेटियां उसके पास बालिग हो गईं। उसने अपनी बेटियों को पढ़ाया, लिखाया, खिलाया, पिलाया। वो उसके साथ रहीं या वो उनके साथ रहा, जब तक वो रहीं वो हुस्न सलूक से पेश आता रहा। तो आपने फरमाया कि वो बेटियां उसको जन्नत में लेकर जाएंगे। यानी ये जो तफरीक जिन्स की बुनियाद पर होती है कि ये मर्द है या औरत, ये बेटा है या बेटी, ये भाई या बहन, इस्लाम में इस तफरीक का कोई तसव्वुर नहीं है। हाँ, इस्लाम में तफरीक है, लेकिन वो क्या है? वो ये है कि कुरान पाक कहता है तुम में से ज़्यादा इज्जत वाला अल्लाह के यहाँ वो है जो तुम में से ज़्यादा परहेजगार है। यानी अल्लाह के यहाँ मेयार जिन्स का नहीं है, न मर्तबे का है। अल्लाह के यहाँ मेयार इंसान के ईमान, उसके अखलाक, उसके किरदार का है। जब कुरान ये कहता है कि तुम में से ज़्यादा मुत्तकी, तो ये तकवा एक ऐसी इस्तिलाह है कि जिसका ताल्लुक हमारे माशरे से, समाज से, इज्तिमाई ज़िंदगी से है। हम जब भी किसी के साथ मामला करेंगे तो तकवा की सिफ्त अगर हमारे अंदर होगी तो फिर हम अपने मुकाबिल के साथ अदल और इंसाफ का मामला करेंगे। अगर हमारे अंदर तकवा नहीं होगा तो फिर हम दूसरे के साथ जुल्म और ज्यादती से पेश आएंगे। तो कुरान पाक भी इस बात को बयान करता है और ये हदीस हमें बताती है कि अगर किसी के यहाँ बेटियां हैं तो वो उन बेटियों की खिदमत करके और उनको तालीम दिलवाकर और अच्छा सलूक करके जन्नत में जा सकता है। इसी पैगाम के साथ आज के दिन का और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। एंड ऑफ कोर्स हमेशा कोशिश करें कि अपने आप को एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल ग्रो करते रहें, बेहतर करते रहें। अगर आपको लगता है आपकी कोई हैबिट है जो कि बदलनी चाहिए तो उसको बदलने की कोशिश करें। एंड अगर हम सब ये फैसला कर लें कि सिर्फ और सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, किसी और को नहीं तनकीद का निशाना बनाएंगे कि कौन क्या करे, कौन किस तरह से चीज़ें करे, बट एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और खुद बेहतर तरीके से इनपुट करने की कोशिश करें। आगे बढ़ते हुए चलेंगे अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, टुडेज वेदर। मरियम रजा हमारे साथ मौजूद होंगी, जानेंगे मौसम की सूरत हाल। जी मरियम। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में जहां सर्दी में जो है वो इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है और दर्जा हरारत जो है उसमें मुसलसल कमी हो रही है, तो उसके साथ साथ जो है फिजाई आलूदगी उसमें भी इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। फैसलाबाद में इंडेक्स, एयर इंडेक्स जो है क्वालिटी उसमें जो है इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि फैसलाबाद के दिन के आगाज में ही धुंधला धुंधला जो है फिजाई आलूदगी, स्मोक जो है वो छाने लगी है, जिसकी वजह से शहर फैसलाबाद को जो है आइंदा दिनों में पॉइंट्स बढ़ने की वजह से सांस लेने की बीमारियां जो है वो भी जन्म लेंगी, जिसकी वजह से तबी माहिरीन की जानिब से भी इस बात का कहा जा रहा है कि एहतियाती तदबीर जो है वो ज्यादा से ज्यादा की जाए। मास्क का इस्तेमाल किया जाए, ऐनक का इस्तेमाल किया जाए, ताकि इसके साथ एलर्जी जो है वो हो रही है वो उनसे बचा जा सके। इसके साथ अगर बात करें तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दोपहर के वक्त में ज्यादा से ज्यादा 24 डिग्री जाने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब जो है वो 75% है, जबकि हवाएं 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। हवाएं चलने का सिलसिला जो है वो भी थम सा गया है। फैसलाबाद में सर्द और खुश्क मौसम जो है उसका आगाज हो चुका है, जिसकी वजह से शहर फैसलाबाद इस मौसम से जो है खुद को बचाएं, लेकिन उसके साथ साथ इस मौसम को भी इंजॉय करें। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के अंदर बारिश का कोई भी इम्कान नहीं है। मौसम इसी तरह से खुश्क और सर्द रहेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया मरियम इस अपडेट के लिए। आप लोगों ने सुना कि किस तरह से मौसम की सूरत हाल फैसलाबाद शहर में तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं। ऑफ कोर्स अपने आप को ठंड से बचा के रखें। आप लोगों को पता होगा कि ये मौसम स्पेशली इसमें बीमार होना बहुत आसान होता है। अगर आप बगैर स्वेटर के, बगैर किसी भी चीज़ के या शॉल के आप बाहर निकल जाएं रात के वक्त या शाम के वक्त, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी बहुत ठंड लगी जाती है। तो कोशिश करें अपने आप को जो है ठंड से बचा के रखें, अपने आप को हाइड्रेटेड रखने की भी कोशिश करें और लाजमी तौर पे सन प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करना मत भूलें। आई फील लाइक कि हम सोचते हैं कि शायद गर्मियों में सिर्फ सन प्रोटेक्शन की आपको ज़रूरत होती है, बट गर्मी हो या सर्दी हो, एक हाइड्रेशन और एक सन प्रोटेक्शन दो ऐसी चीज़ें जो कि आपकी रूटीन का हिस्सा होनी चाहिए। नीम गर्म पानी की बोतल अपने साथ कैरी करें दिन के
थ्रू आउट पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और सन प्रोटेक्शन को हर कुछ घंटे के बाद रीअप्लाई करते रहें और अपनी स्किन को बचा के रखें सन डैमेज से। आगे बढ़ेंगे और जिस तरह आपको पता है कि हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि फैसलाबाद शहर के इंपॉर्टेंट इश्यूज़ के हवाले से बातचीत करें एंड जहाँ पर आई थिंक आज हम स्टैंड करते हैं एज अ कंट्री, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉलिटिक्स है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से ना सिर्फ हमारी इकोनॉमी डिस्टेबलाइज हुई है, हमारी इंडस्ट्रीज इम्पैक्ट हुई हैं, वो चाहे आपके बच्चों की एजुकेशन हो, आपकी अपनी एजुकेशन हो, आपकी जॉब हो, आपका बिजनेस हो, हर चीज़ पर हमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का एंड पॉलिटिकली जो चीज़ें हो रही हैं वो इम्पैक्ट करती हुई नजर आती है। आई थिंक इट्स समटाइम्स डिफिकल्ट क्योंकि हम अपनी लाइफ्स में इतने मसरूफ होते हैं कि हम सोचते हैं शायद हमारा इनपुट ज़रूरी नहीं या हमारी जो भी व्यू पॉइंट है ये ओपिनियन ज़रूरी नहीं, बट एट द एंड ऑफ द डे ये हमारा पाकिस्तान है, आवाम का पाकिस्तान है और आपका पूरा इनपुट है, आपका पूरा हक है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने मुल्क की तरफ। तो हमेशा पॉलिटिकली अवेयर रहें और कोशिश करें कि अपने मुल्क में जो भी पॉलिटिकली चीज़ें चल रही हैं, जो भी पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, जो कि आपकी लाइफ पर और आपके मुल्क पर इम्पैक्ट करती हैं, उससे ना सिर्फ अवेयर रहें बल्कि बढ़ चढ़ कर उस प्रोग्रेस में अपना कंट्रीब्यूशन प्ले करें। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद होंगे जिनसे इसी हवाले से बातचीत का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर निसार अहमद जज साहब मौजूद हैं जो कि फॉर्मर MNA हैं, PTI लीडर भी हैं। आपको वेलकम करते हैं शो में, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। जिस तरह से मैं बात कर रही थी कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का असर आपकी ज़िंदगी के हर पहलू पर, हर एस्पेक्ट पर होता हुआ नजर आता है। इस वक्त पॉलिटिकली जो सिचुएशन है हमारे मुल्क की, इनफैक्ट पिछले 9 महीने में अगर हम देखते हैं तो उस पर आपका क्या व्यू पॉइंट है? जी, पहले तो मैं आपका और आपकी टीम का बहुत मशहूर हूं कि आज आपने मॉर्निंग शो में मुझे इनवाइट किया। हम समझते हैं कि पार्लियामेंट को अपना किरदार अदा करना चाहिए हर सूरत, और अरसा दराज से हम ये देख रहे हैं, बल्कि 20 साल से मेरी जो प्रैक्टिस है वो जो नज़र आई है कि अगर पार्लियामेंट काम करना भी चाह रही है तो पार्लियामेंट को काम करने नहीं दिया गया, और पार्लियामेंट के अंदर तोड़ फोड़ और साबका रवायत के मुताबिक आप देख भी रहे हैं कि किसी भी पार्टी ने, किसी भी जमात ने अपना टेन्योर कंप्लीट नहीं किया। तो इस तरह जब सूरत हाल पैदा होती हैं तो फिर एक दूसरे पर इल्ज़ामात आयद होते हैं, और जब इल्ज़ामात आयद होते हैं तो फिर वो जो बात आपने ट्रैक पर रखनी होती है वो ट्रैक से हटकर डी ट्रैक हो जाती है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक ऐसा एतमाद की फ़िज़ा हम लूज़ कर जाते हैं, जिसकी वजह से मुल्क की मैशियत, मुल्क में स्टेबिलिटी और रूल ऑफ लॉ जो है वो मुतासिर होता है। तो ऐसी जो सूरत हाल पैदा होती हैं ये पॉलिटिकल कंटिन्यूटी ना होने की वजह से होता है, और मैं समझता हूँ कि कोई भी जमात हो, कोई भी पार्लियामेंट में रूल कर रही हो, उसे अपना टेन्योर मुकम्मल करने दिया जाए। मैं अगर आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ, स्पेशली अगर आप देखते हैं इन द पास्ट भी मोस्ट गवर्नमेंट्स अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाए पाकिस्तान के अंदर, तो इस दफ़ा क्यों मुख्तलिफ महसूस हुआ, या क्यों आपको लगता है कि आप लोगों की तरफ से इतना इस चीज़ को नेगेटिवली लिया गया? बिकॉज अगेन ये चीज़ अच्छी नहीं है बट पहले हो चुकी है। जी नहीं, मैं इस पे इस तरह कहूँगा कि जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत गई और उस वक़्त भी सब ने इस बात को बड़ा बुरा महसूस किया, और प्रॉब्लम यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने एक बयानिया दिया उस वक़्त कि वोट को इज्जत दो, और मैं समझता हूँ कि बड़ा स्ट्रांग नैरेटिव था, लेकिन अफसोस इस बात का कि नवाज शरीफ साहब खुद ही उस नैरेटिव पे ना खड़े हो सके और वो राय फरार इख्तियार कर गए, जिसकी वजह से वो नैरेटिव जो है उसको नुकसान पहुंचा, और वो जिनके खिलाफ आपने ये नैरेटिव लेकर आए थे वो मजीद स्ट्रांग हो गए। बिल्कुल, मैं यहाँ पर ये भी याद करती चाहूँ कि हमारे साथ एक और खास मेहमान हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं, उमर अजमत हमारे साथ आपको वेलकम करते हैं। उमर, बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे लिए और हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। उमर, जिस तरह से हम बात कर रहे थे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के हवाले से, आई डू थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन इस वक्त इंस्टेबिलिटी को लेकर एंड ऑफ कोर्स कि कोई भी गवर्नमेंट अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाती, इस हवाले से अगर इस पर ब्रीफली आप कमेंट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब गुफ्तगू कर रहे थे, सबसे पहले तो उनका शुक्रिया कि हमारे प्रोग्राम में आए और बड़ी दूर से ये सुबह सुबह सफ़र करके यहाँ पे पहुँचे हमारी रिक्वेस्ट पे। देखें, पाकिस्तान की आप हिस्ट्री पीछे को देखें, इस वक्त मौजूदा सिचुएशन देखें, और मैं इस बात से आपके एग्री करता हूँ कि कोई भी सियासी जमात जो है वो अपना टेनोर पूरा नहीं, एक शख्सियत जिस तरह देखें, कुछ महीने कबल कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब अपना 5 साल का
टेनोर जो है आईनी मुद्दत पूरी करेंगे। लेकिन फिर ऐसा अचानक क्या होता है कि इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आती है, वो अदम एतमाद कामयाब हो जाती है और पीटीआई इक्तदार से अपोजिशन के बेंचों पे पहुंच जाती है। और वो लोग जिनको कहा जा रहा था कि ये बहुत कमजोर अपोजिशन और अपोजिशन भी नहीं सही तरह से कर पा रहे, वो अचानक से ही फिर हुक्मरान बन जाते हैं और पीडीएम की सूरत में वो तमाम लोग जो हैं वो पाकिस्तान की अवाम पे हुक्मरान बन जाते हैं। अब देखें, ये हम सियासी जमातों की आप इसमें गफलत कह लें, हमारे सिस्टम की नाकामी कह लें, और इसका खुमियाजा किसे भुगतना पड़ रहा है? इसका खुमियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है। इसका खुमियाजा मेरे और आप जैसे और 22 करोड़ अवाम जो इस मुल्क के आम आदमी है उनको भुगतना पड़ रहा है। आप देखें इस वक्त पाकिस्तान की सिचुएशन देखें, इकानमी की सिचुएशन देखें कि मुल्क के डिफॉल्ट करने के चांसेस कहां पे पहुंच चुके हैं। जिस वक्त पीटीआई चंद महीने कबल को इक्तदार से अलग किया गया तो उस वक्त 5% चांसेस थे, लेकिन अब देखें उसमें कई गुना तक इजाफा हो चुका है पाकिस्तान के डिफॉल्ट करने के चांसेस को। और उसके साथ फिर भी हमारे जो हुक्मरान हैं वो वजीर खजाना साहब, जिन्हें कहा जाता था कि वो जादूगर है, वो आएंगे और आते सारी वो मुल्की मईशत को चुटकियों में शायद अलादीन का चिराग रगड़ेंगे और मुल्की मईशत ठीक हो जाएगी। वो बुरी तरह से नाकाम हुए। मौजूदा हुकूमत बुरी तरह से नाकाम हुई है इसको मुल्की मईशत को संभाला देने में, क्योंकि इन लोगों ने तो नारा लगाया था और मार्च किया था कि हम महंगाई खत्म करेंगे, और महंगाई खत्म करने के नाम पर ही ये लोग बरसर इक़्तिदार आए थे। लेकिन इस वक्त आप सिचुएशन देखें, महंगाई की सूरत हाल का है। आप पिछले 50 साल के तमाम रिकॉर्ड महंगाई ने तोड़ दिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कहां पे, और अब सबसे जो बुरी इस वक्त सिचुएशन है कि हमें इस साल के अंदर अंदर बैरूनी कर्जों के लिए उन पर इंटरेस्ट की मद में हमें $34 बिलियन चाहिए, जिनका हमारे पास अभी तक इंतजाम नहीं हो रहा। और उससे जो बुरी सिचुएशन है जो कि पाकिस्तान स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट की जानिब से चंद ही रोज कबल जारी की गई है कि पहले 4 महीनों में, रवा माली साल के पहले 4 महीनों में जो गैर मुल्की डायरेक्टली सरमायाकारी उसमें 52% तक कमी आई है। गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में रवा माली साल में जो बैरूनी सरमायाकारी है उसमें 52% तक कमी वाक़ हुई है। और अगर हमने बचना है, हमने IMF का प्रोग्राम लेना है, और अगर IMF हमें प्रोग्राम देगा, हमें कर्ज देगा, तो फिर दीगर इदारे जो हैं वो हम पे ट्रस्ट करेंगे और वो भी कुछ देने के लिए रजामंदी जाहिर करेंगे, तो हमें कम से कम 800 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाने होंगे। आप देखें वो लोग जो कि पहले महंगाई की चक्की में पिसे हुए, जो कि रोटी पे भी, जान बचाने वाली दवा पे भी 17% GST पे कर रहे हैं, अब उनको 800 अरब रुपए के टैक्स मजीद भुगतना होंगे। एंड जिस तरह आपने उमैर बहुत ही डिटेल के साथ ऑफ कोर्स डिफरेंट इश्यूज को हाईलाइट किया जो कि आज से नहीं बहुत अरसे से एग्जिस्ट करते हैं, स्पेशली हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है इस वक्त। अगर आप किसी भी इस वक्त करंट गवर्नमेंट के शख्स से बात करेंगे तो वो आपको PTI को और PTI के जो 4 साल की हुकूमत थी वहाँ पर ब्लेम पुट करते हुए नजर आएंगे, स्पेशली आज के इकोनॉमिक सूरत हाल को लेकर। क्या कहेंगे उन लोगों को? उनका काम है, वो क्लेम करेंगे उन्होंने अपनी नाकामी को, नाअहली को छुपाना है। ठीक है जी। PTI के 3 साल की जो कारकर्दगी है, मेरा ख्याल है कि पूरी आवाम के पास अवेलेबल है। आवाम बेहतरी की तरफ जा रही थी। आपके जो है वो एक्सपोर्ट्स जो है वो इंक्रीज हो रही थी, आपके मुल्क में खुशहाली आ रही थी, आपके मुल्क में एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स आ रही थी, आप बेहतरी की तरफ जा रहे थे। ऐसा क्या हुआ कि आपने बेहतरी की ऑप्शन को खत्म करके एकदम से PDM जो कि खुद एक दूसरे को गालियां देने वाले लोग, उनके कट को आपने लाकर बरसर इक़्तिदार बिठा दिया। और अल्टीमेटली इसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा ये निकला कि आज पाकिस्तान 80% उस पोजीशन पे चला गया कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के किनारे पे, दहाई पे खड़ा हुआ है। और हमें आइंदा भी ऐसी कोई सूरत हाल नजर नहीं आ रही, मासवाए इसके कि आप अवाम की राय को, पब्लिक ओपिनियन को फ्रंट पे रखें। पब्लिक ने अपना फैसला बार बार सुनाया। 9 इलेक्शन हुए उसमें सुनाया, 15 इलेक्शन हुए उसमें सुनाया कि हम किसे चाहते हैं, हमने किसको वोट देना है। जिसको अवाम चाहती है उसके लिए ऑप्शन अच्छा अवेलेबल है, वो आए और आके पार्लियामेंट इक़्तिदार संभाले। हम कहते हैं कि रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद
जब आपका मुल्क दिवालिया होने को जा रहा था, तो क्या ऑप्शन है आपके पास कि आप इस मुल्क को संभाला देंगे? मासवाए इसके कि आप दुनिया के सामने जाके गिड़गिड़ाएं कि मैं मांगने नहीं आया, मैं मांगने नहीं आया, और आप मांग भी रहे हैं। ठीक है, आपने पूरी दुनिया में पाकिस्तान को मस्करा बना दिया, तमाशा बना के रख दिया। आप इलेक्शन करवाएं, आए मैदान में आए, इलेक्शन करवा दें, पब्लिक जो है वो फैसला करे, जो इक्तदार में आए वो अपनी लीड करे और अपना पाकिस्तान को आगे लेकर चले। अगर वो नाकामी की तरफ जा रहा होगा तो पाकिस्तान की अवाम इतनी अवेयरनेस रखती है कि उसका आने वाले वक्तों में फैसला कर लेगी। अगर वो कामयाबी की तरफ जा रहा है तो पाकिस्तान की अवाम उसे हौसला अफजाई करेगी। अच्छा, ऑपोजिशन के हमेशा लेकर पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से, और चाहे वो आप लोगों की हुकूमत ही या आपकी जो हुकूमत है, ऑपोजिशन के साथ हमेशा इतना मसला क्यों रहता है? क्यों मिल बैठ के क्यों नहीं कोशिश करते गवर्नमेंट? देखिए, मिल बैठ के यहां पर पार्लियामेंट मौजूद है, पार्लियामेंट के अंदर रूल्स एंड प्रोसीजर अवेलेबल हैं। ठीक है जी, हमारा इशू यह है कि हमने तो रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद इस ईवान को तस्लीम ही नहीं किया और हम अपने इस्तीफे देकर आ गए। आप देखें ना कि पाकिस्तानी अवाम को यह मालूम है कि हम वोट इमरान खान को कर रहे हैं, वो पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे, वो फिर भी वोट दे रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम के ऊपर हम क्लेम नहीं कर सकते। पाकिस्तान की अवाम इतनी बाशऊर है कि हमारे पास उसकी मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान की अवाम चाहती है कि पाकिस्तान इस जंगल से निकले। पाकिस्तान की अवाम चाहती है कि हम एक डेमोक्रेटिक सिस्टम को आगे लेकर चलें। पाकिस्तान की अवाम चाहती है कि हमारी मैशियत आगे बढ़े। पाकिस्तान की अवाम चाहती है कि हम मेहनत करके आगे की तरफ, लेकिन जब इस तरह की साजिशें, मुदाखलत आपके पास होंगी और आप खड़े होकर उसकी सफाइयां देंगे और पाकिस्तान के अवाम नहीं मानेंगे, तो फिर यकीनन आप ऐसी गैर सियासी और इस तरह की सूरत हाल में फंसे रहेंगे। अच्छा उमैर, अगर मैं आपसे पूछ सकती हूँ, पिछले 5 साल को अगर हम देखें, लेट्स से 5 से 6 साल जहाँ पर हमें पीटीआई हुकूमत में आती है और फिर उसके बाद अपोजिशन में आती हुई नजर आई, क्या कहेंगे कि अचीवमेंट्स क्या रही पीटीआई की? देखिए, सबसे पहले तो बदकिस्मती हमारी ये रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी जो ख्वाब अवाम को दिखाए थे, अपने वोटर्स को दिखाए थे, वो उनको पूरा करने में नाकाम रही है। खान साहब ने कहा था कि खुदकुशी कर लेंगे, IMF के पास नहीं जाएंगे, लेकिन फिर पीटीआई IMF के पास गई और कर्जे, रिकॉर्ड कर्जे पीटीआई की जानिब से अपने दौर इक़्तिदार में लिए गए। मगर देखिए, उस तरह से वो ना तो डेवलपमेंट्स के काम हो सके हैं, ना दीगर हमें उस तरह से नई प्रोग्रेस हुकूमत की नज़र आई। कारोबार में प्राइवेट सेक्टर में बेहतरी आई, लेकिन वो सरकारी डिपार्टमेंट्स, वो इदारे जिनके अंदर इस्लाहात होनी थी, जिनको बेहतर होना था, वो हमें कहीं पे नज़र नहीं आई। डॉक्टर साहब मेरे साथ बैठे हैं। डॉक्टर साहब खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से 2018 में इन्होंने MNA का इलेक्शन लड़ा, कुछ वोट से इनको शिकस्त हो गई। इनसे आप पूछ सकते हैं कि इनको किस तरह से उसके बाद नज़रअंदाज किया गया, तरक्याती फंड्स के हवाले से हो, और उस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जो एक इनकलाबी जमात का नारा या दावा लगा रही थी कि आम आदमी तो आम आदमी, इनके अपने जो हैं वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी से उस वक्त, मैं आपको बता दूं, खुश नहीं थे जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में थी। और अब भी आप देखें, पंजाब में तो कम से कम पीटीआई के पास गवर्नमेंट है, और अब क्या हो रहा है, बिलखुसूस अगर हम इदारों के हवाले से बात करें, पीटीआई पुलिस के हवाले से बात करें, तो जो सूरत हाल, जो हालात चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने इस वक्त पंजाब पुलिस में किए हुए, और उससे पहले भी आप देखें, कोई भी DPO या कोई भी जिले का सरबराह जो है वो 4 से 5 महीने से ज़ायद नहीं निकाल सका है। और वो जो कहा जा रहा था कि सियासी असर और रसूख से इदारों को पाक किया जाएगा, उस पर भी पीटीआई उस तरह से अमल दरामद नहीं कर पाई। मैं समझता हूं कि अगर वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक इनकलाबी जमात है, अगर वो अवाम की नुमाइंदा जमात बनना चाहती है, गो कि इस वक्त उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है खान साहब की, लेकिन उसके साथ मैं एक और चीज़ ऐड कर दूं। आप देखें, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 26 तारीख को रावलपिंडी में लॉन्ग मार्च पहुंचाने का ऐलान किया गया है। जब तक खान साहब थे, आप उस वक्त के लॉन्ग मार्च की स्टेटस चेक कर लें, और जब खान साहब इस वक्त जमान पार्क में हैं, मार्च का हिस्सा नहीं बने, उधर शाह महमूद कुरैशी थे, फैसलाबाद डिवीजन में असद उमर थे, कितने लोग थे पीटीआई के लॉन्ग मार्च में?
तो मैं सिर्फ इमरान खान साहब के बाहर निकलने से ही उस लॉन्ग मार्च से, वो लॉन्ग मार्च इस वक्त जो है वो अपनी अफादियत खो बैठा है। बल्कि मेरा डॉक्टर साहब से सवाल होगा कि क्या समझते हैं कि 26 तारीख को आप वो जो दावा कर रहे हैं कि एक रिकॉर्ड तादाद में लोग रावलपिंडी पहुंच पाएंगे, तो मुझे अभी इसमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात नज़र आ रही हैं। बाकी डॉक्टर साहब बेहतर बता सकते हैं। अगर ब्रीफली आप कमेंट करना चाहें। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इंशाल्लाह ताला, क्योंकि खान साहब ने पर्सनली वहाँ पर आना है। सिक्योरिटीज इश्यूज जो हैं वो रात से हमें नज़र आ रहे हैं और असद उमर साहब को भी इस पर ऑन बोर्ड किया हुआ है। किस तरह की सिक्योरिटी? देखें, ये तो वजारत दाखिला ने चारों चीफ सेक्रेटरीज को उन्होंने ख़त भी लिखे हैं और उन्होंने सूबाई हुकूमत को भी आगाह किया है और उन्होंने असद उमर साहब को भी आगाह किया है कि हमें हमारे पास जो रिपोर्टिंग आ रही है वो इमरान खान साहब के ऊपर दोबारा हमले की साजिश जो है वो तैयार की गई है। वो बम ब्लास्ट की भी सूरत हो सकती है, वो डायरेक्ट शूट की भी हो सकती है। लिहाजा आप बुलेट प्रूफ में लेकर आए खान साहब को, आप खान साहब को वीडियो कॉल पर लेकर आए। इस तरह की सूरत हाल जो है बन रही है और अभी हमारी पार्टी में इसके ऊपर डिबेट चल रही है। किस तरह की सिक्योरिटी आप इस वक्त अगर आप डिस्कस करना चाहें ब्रीफली डिटेल्स दिए? हम तो समझते हैं कि जी हमारी सिक्योरिटी तो जो है वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी कि पाकिस्तान की हुकूमत की जिम्मेदारी है। हम समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत जो है वो पहले भी उनका बहुत बड़ा फेलियर नजर आया है। वफाक हो, सूबा हो, मैं बिल्कुल इस पे कहूंगा कि ये मुमकिन नहीं था कि 4 सूबों की जंजीर के एक लीडर को सड़क पर खड़े होकर सरेआम गोलियां मार देनी, जख्मी कर देना और 10 एक लोग जो हैं जख्मी कर देना, एक को शहीद कर देना। ये बहुत बड़ा फेल्यूर था आपकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का, बहुत बड़ा फेल्यूर था आपकी एजेंसीज का, आपकी पुलिस का। और आइंदा भी हम समझते हैं कि ये फेल्यूर जो है ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा नुकसानदेह साबित हो सकता है। उमर, जिस तरह से इस दफ़ा अटैक किया गया और जिस तरह से अवाम ने रिएक्ट किया, स्पेशली फैसलाबाद की अवाम में, आपको किस तरह के इमोशंस नज़र आते हैं सारे इंसिडेंट को लेकर? देखें, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बात की और वाकई कल मुझे एक दोस्त बता रहे थे कि शायद लियाकत बाग में जलसा करने के हवाले से बात की जा रही थी, तो पीटीआई के अपने लोगों ने उस चीज़ की मुखालफत की कि हम खान साहब को लियाकत बाग में जलसा करने से रोकेंगे क्योंकि यह लीडरों की मकतलगाह है। बिल्कुल, यहाँ पे बेनज़ीर भुट्टो साहबा शहीद हुई और खान साहब पे भी अटैक हुआ और अब खुदा न खास्ता दोबारा कोई ऐसा हमला या ऐसा कोई अटैक ना हो जाए और इसकी एक बुरी रवायत चली आ रही है बदकिस्मती से हमारे। तो जैसा कि आपने बात की, तो पीटीआई के जो कारकुन है, बिलखुसूस अगर हम नजरियाती कारकुन की बात करें और बिलखुसूस जो पीटीआई का वोटर और सपोर्टर है, वो इस वक्त बड़ा अग्रेसिव है, उसकी अग्रेसिव टोन है और वो अपने दिलो जान से इमरान खान के साथ है। ऊपर पार्टी में टिकट होल्डर्स हों, वो स्टेक होल्डर्स हों, उनके कोई अपने सियासी मफादात हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त खान साहब के जो फॉलोअर्स हैं, मैं समझता हूं कि वो ऑनेस्टली इमरान खान के साथ हैं और हर महाज पे हम उनको देखते हैं, वो सोशल मीडिया हो, वो आम पब्लिक हो, वो अपनी पार्टी को डिफेंड करते और इमरान खान के मौक़िफ़ की तरवीज करते हमें दिखाई देते हैं। और एक अच्छा मैसेज दिया गया था पीटीआई के कारकुनों की जानिब से, अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया गया, फैसलाबाद शहर की तमाम शाहराहों को उस दिन बंद किया गया, डी टाइप चौक समुंदरी रोड पे एक बड़ा एहतजाज हुआ और यहाँ तक कि कुछ जो मुश्तइल लोग थे वो राना सनाउल्लाह के डेरे पर भी पहुंचे और वहाँ पे उन्होंने पथराव भी किया, गो कि उसके बाद वो मुंतशिर हो गए क्योंकि इन लोगों की जानिब से इस वाक़े का जो जिम्मेदार था वो राना सनाउल्लाह साहब जो कि वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, उनको ठहराया जा रहा था। कुछ वैसे पीटीआई के जो कारकुन हैं उनके दिलों में राना सनाउल्लाह को लेकर काफ़ी गम और गुस्सा पाया जाता है क्योंकि बिलखुसूस जब उन्होंने लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ किया था 25 मई को और फिर उसके बाद वहाँ पर टॉर्चर हुआ लाहौर में या फिर इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ, तो उसको लेके पीटीआई के लोगों की जानिब से काफ़ी ज़्यादा गम और गुस्सा पाया जा रहा था और किसी हद तक उस दिन इजहार भी किया गया। लेकिन फिर अल्लाह का शुक्र है कि कम से कम फैसलाबाद में जो सूरत हाल है वो पुरअमन रही, ऐसा कोई खुशगवार वाक़या पेश नहीं है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि पीटीआई कारकुनों की जानिब से एक अच्छा पावर शो किया गया और मैं समझता हूँ कि इस सारी सिचुएशन में इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो इस मुल्क में इस्तेहकाम की ज़रूरत है।
क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान किसी भी कोई नाखुशगवार सूरत हाल या सानहे का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हम पहले ही हमारी इकानमी जो है वो बहुत ज़्यादा क्राइसिस में जकड़ी हुई है, तो इन चीज़ों का बेहतर करने की ज़रूरत है। वो डायलॉग के ज़रिए हो, वो जिस तरह से भी हो, और मेरे ख्याल से अगर पीटीआई लॉन्ग मार्च करती भी है तो फिर इसको डायलॉग के मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठ के ही मामलात हल करना होंगे। तो इसके लिए ठीक है, आपके पास पावर है, आप सड़कों पे आ सकते हैं, पुरअमन एहतजाज हर शहरी का, हर सियासी जमात का हक है, लेकिन इसके लिए अब कम से कम अगर आने वाले अगले साल में भी वक्त पे भी इलेक्शन होते हैं तो उसके लिए कम से कम इंतखाबी इस्लाहात होनी चाहिए, ना कि फिर वो इलेक्शन के बाद धांधली का शोर उठना चाहिए। जिस तरह 18 के बाद से अगर पीटीआई बरसर इक्तदा पावर में आई है तो दूसरी अपोजिशन की जानिब से कहा गया कि नहीं जी ये रिगिंग करके धांधली के जरिए इक्तदार में है। इसी तरह 13 में जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई थी तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा था कि यह आरोज का इलेक्शन है, उनकी मदद से इनको इलेक्शन जितवाया गया। तो मैं समझता हूं कि अब ये सिस्टम बंद होना चाहिए और हकीकी अवामी नुमाइंदे और साफ शफाफ इलेक्शन होने चाहिए। अच्छा, उसके साथ ही फिर हमारा मुल्क जो है वो बेहतरी की जानिब चल सकता है। क्या आपको लगता है इसमें ईवीएम एक अच्छा रोल प्ले कर सकता था, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से बात की गई थी लेकिन उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया 100%? मैं जरूर चाहूंगी इस पर बात करें, लेकिन उससे पहले ब्रेक लेते हैं। कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। सीरिया चैनल में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी पॉलिटिक्स के हवाले से बात करें, डिफरेंट इश्यूज जो कि आज हमारे मुल्क में पॉलिटिकली एग्जिस्ट करते हैं, किस तरह से वो इम्पैक्ट करते हैं आपको, और क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पाकिस्तानी शहरी होने के नाते, और किस तरह से आप चीज़ों को बेहतर करने में अपना रोल और किरदार अदा कर सकते हैं। उमर, इकॉनमी पर बात की, ऑफकोर्स अपोजिशन के हवाले से बात की, अपोजिशन की क्या सिचुएशन होती है। आपने ब्रीफली लोन्स के बारे में मेंशन किया कि पीटीआई की हुकूमत के दौरान सबसे ज़्यादा लोन्स लिए गए। करंटली लोन्स को लेकर हमारी क्या सिचुएशन है? क्या हम जो भी पेमेंट्स हमें करनी है वो कर पाएंगे, और कितने चांस हैं कि आने वाले वक्त में हमें शायद और कर्जा लेकर अपने लोन्स की जो भी पेमेंट्स है, इंटरेस्ट है, वो पे करना होगा? 3-4 चीज़ें हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में भी उस वक्त रिकॉर्ड कर्जे लिए गए, और उसके साथ एक बड़ी चीज़ जो हम पे डिपेंड करती है वो ये है कि पाकिस्तान की करेंसी कमज़ोर है। हमारे रुपए की वैल्यू जो है वो डीवैल्यू रोज़ बाय रोज़ होता रहा। पीटीआई के दौर में भी आप देखें उसमें कितनी ज़्यादा कमी हुई, डॉलर कितना मजबूत हुआ, और फिर उसके बाद मौजूदा जो हुकूमत है उनके पहले 3-4 महीनों में तो वो तमाम रिकॉर्ड टूटे, और आज भी आप देखें 220 प्लस पे जो डॉलर की वैल्यू है वो चल रही है। जिस वक्त इसहाक डार साहब आए उन्होंने ये कहा जी कि मैं डॉलर की कीमत जो है वो 200 रुपए से नीचे लेके आऊंगा, और जो नून लीग के लोग थे उन्होंने भी इस पे खुशी का इजहार करना शुरू कर दिया कि लो जी मिफ्ता इस्माइल साहब तो शायद इस इकॉनमी को नहीं रिलीफ दे सके, लेकिन अभी इसहाक डार साहब जो हैं ये बहुत बड़े माहिर मईशत हैं, तो ये पाकिस्तानी मईशत को संभाला दे देंगे और यकीनन डॉलर की प्राइसेस जो है वो 200 से नीचे आ जाएगी। उन्होंने फिर वही एक मखसूस तरीका अपनाते हुए उसमें चंद रुपए तक की कमी की, उसमें फिर आप देखें उसके बाद वो 200 वाली बात जो है वो उनकी झूठ साबित हो गई। इसी तरह कर्जों की हवाले से बात है। मैं सबसे पहले बताऊं, चाइनीज बैंक के साथ बात चली मौजूदा गवर्नमेंट की, लेकिन उनकी जानिब से किसी हद तक पॉजिटिव रद्द-ए-अमल सामने आया, लेकिन जब तक IMF की रजामंदी नहीं होगी वहां से चाइना से भी पाकिस्तान को ना कोई कर्ज मिलेगा ना पैकेज मिलेगा। ये रिवायत है, मैं आपको बता रहा हूं। अगर मुस्तकबिल में ऐसी कोई चीज हो जाती है तो वो पाकिस्तान के लिए वेल एंड गुड है। इसी तरह मुत्तहिदा अरब अमारात से कुछ कर्जों को रीशेड्यूल करने के हवाले से बात की गई है, लेकिन उनकी जानिब से भी अभी तक कोई जवाब नहीं आया। $34 बिलियन है जो हमने इस साल पे करना है। इस वक्त बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान के पास $4 बिलियन का जो है अरेंज हो सका है। रही बात अगली कि IMF पाकिस्तान को कर्ज देगा या नहीं देगा, तो उस पर IMF की कुछ शराइत हैं। एक उसमें से शर्त यह है कि 800 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाए जाएं। दूसरा उनका यह भी कहना है कि जो मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम है उसको ख़त्म किया जाए। तीसरा उन्होंने कहा है कि जो सैलाब जिन इलाकों में आया है वो इलाके मुतासरीन हैं, उनका बजट जो है वो भी रवां साल में शामिल किया जाए। और हमने बजट तो रवां साल में शामिल क्या करना,
आज तक पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो उनका सही तखमीना ही नहीं लगा सके कि पाकिस्तान में नुकसान कितना हुआ है। और उस हवाले से एनडीएमए की ये जिम्मेदारी थी, लेकिन वो लोग भी नहीं कर सके और अभी तक पाकिस्तान के पास या हमारे इदारों के पास उसका नुकसानात का कोई मौसर डाटा नहीं है। अगर फर्जी डिजिट्स बनाए जाते हैं तो वो फिर यह भी खदशा है कि वो IMF जो है वो उनको मुस्तरद कर देगा। जब लास्ट तकरीबन 2010 में इस तरह के मामलात हुए थे तो तब एक मौसर डाटा बनाया गया था, वो डाटा पेश किया गया, जिसके बाद IMF की जानिब से एक इमदादी पैकेज जो था वो मंजूर किया गया था या पाकिस्तान के कर्जे रीशेड्यूल किए गए थे। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारे मसाइल हैं। अब अगर 800 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाए जाते हैं, आप देखें इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत की आलमी सतह पे कीमत क्या है, लेकिन पाकिस्तान में कीमत कितनी ज्यादा है। इसहाक डार ने कहा था कि हम पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी आयद नहीं करेंगे, लेकिन उस लेवी आयद कर दी गई। डॉलर की प्राइस कम करेंगे, वो कम नहीं कर सके। अब पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने के खतरात बढ़ रहे हैं, लेकिन डार साहब कह रहे हैं कि नहीं नहीं, पाकिस्तान की मईशत स्टेबल है, उसको कोई खतरा नहीं है। वो जो भी कहते रहे, लेकिन प्रैक्टिकली चीजें इससे बहुत ज्यादा डिफरेंट हैं। अगर 800 अरब रुपए के टैक्सेस लगते हैं, मिनी बजट पेश होता है, तो फिर इससे महंगाई का एक नया तूफान आएगा, क्योंकि हुकूमत डायरेक्ट टैक्सेस की तरफ जा नहीं रही, इनडायरेक्ट टैक्सेस लगेंगे, चीजों की कीमतें बढ़ेंगी और वो तमाम अशिया जिन पे पहले टैक्स नहीं है या कम टैक्स है, उन पे फिर नए सिरे से टैक्स थोपे जाएंगे और उसका खमियाजा वो 22 करोड़ अवाम जो कि पहले ही इस वक्त अपनी 2 वक्त की रोटी से तंग है, उनको भुगतना पड़ेगा और उनके लिए मजीद मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। शबरज़ैदी के दौर में टैक्स नेट में इजाफे के लिए नए टैक्स गुजारों को ढूंढने के लिए BTP जोन FBR में बनाए गए थे, जिनका काम यह था कि ऐसे वो तमाम लोग जिनकी आमदन काबिल टैक्स है मगर वो टैक्स नेट में नहीं है, उनको ढूंढ के लाएं और टैक्स नेट में रजिस्टर्ड करें। मगर कुछ अरसे बाद वो BTP जोन ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस का जो जोन थे वही खत्म कर दिए गए और फिर वो रवायती सारी चीजें चल रही हैं। इस वक्त मुश्किल सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल। और टैक्सेशन के हवाले से अगर आप ब्रीफली कमेंट करना चाहें, करंटली आपको लगता है फेयर है अवाम के साथ? जी नहीं, आपका टैक्स सिस्टम, आपके पास टैक्स रिफॉर्म्स ही नहीं है। आपका FBR मुकम्मल फेल्योर है, आपके पास रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। और पाकिस्तान की अवाम कितनी है, और एक बड़ा सिंपल फार्मूला था कि पाकिस्तानी अवाम को टैक्स नेट में लाने के लिए आप मिनिमम टैक्स रखें ताकि लोग अपना इंटरेस्ट शो करें और लोग उसमें आएं। लेकिन बदकिस्मती से हमारे पास होता यह है कि हमें उस वक्त ख्याल आता है जब हमें किस्त देनी पड़ती है, हम टैक्स नेट के जोन में आते हैं और हम एक भरमार करते हैं, लोगों से पैसा छीनने की कोशिश करते हैं, लोग अपना पैसा छुपाने की कोशिश करते हैं और आपकी वो जब इस तरह की सूरत हाल पैदा हो जाती है और वो अपना मकसद पूरा करने में काम, बाद में इस टैक्स रिफॉर्म्स को कोई टच नहीं करता। पाकिस्तान की 70 साल तारीख में जो सबसे इंपॉर्टेंट काम था, और मैं इस बात पर खान साहब को एक क्रेडिट जरूर दूंगा कि खान साहब की जब हुकूमत आई थी तो खान साहब ने पहला काम ये रखा था कि हमने इकॉनमी को स्टेबल करना है। वो एक अलग बात है कि खान साहब की प्रायोरिटीज कोरोना और हमें मुश्किलात का सामना आया। मैं इनकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूं कि उन्होंने हमें बड़ा जबरदस्त तरीके से नजरअंदाज किया, हल्का अहबाब जो है वो नजरअंदाज हुए। हम इस बात से डिनाई नहीं करते, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है जो उन्होंने डिलीवर करना था वो नहीं कर सके, बुज़दार की हुकूमत बिल्कुल डिलीवर नहीं कर सकी। अब चौधरी परवेज इलाही साहब की हुकूमत चल रही है, कोई समझ भी नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है यहाँ पर। इस बात से दो राय वाली बात नहीं है। लोन्स के हवाले से अगर देखते हैं, क्यों आपके टर्म में इतना लोन लिया गया? देखें, फिर वही बात, हमने इकॉनमी को स्टेबल करना था। हमने इकॉनमी को स्टेबल करने के लिए टैक्स नेट में लोगों को लेकर आना था। लोग पहले से डरे हुए थे और जब आपके सर के ऊपर बोझ आकर खड़ा हो जाता है कि जी ये आपने अब लोन पैदा करना है, प्रॉब्लम ये है कि हम IMF के चुंगल में फंसे हुए। हमने अगर आजादी लेनी है, कंडीशंस को हमने आजादी लेनी है, पाकिस्तान की अवाम ने अगर आजादी लेनी है तो फिर हमें IMF से छुटकारा बहुत जरूरी है। अगर जब तक IMF की तलवार हमारे सर पर रहनी है तो ये आजादी के जो नारे हैं ये खोखले होते नजर आ रहे हैं। डॉलर प्राइसेस इस वक्त इतनी ज्यादा होने के पीछे आपके ख्याल में क्या वजह है करंटली? ये आपकी सबसे बड़ी जब आपकी इकॉनमी डिस्टेबल होती है उसमें आपका गैर सियासी इस्तेकाम, जो आपकी पॉलिटिकल इंगेजमेंट्स हैं, वो जब डिसऑन करना शुरू हो जाए, इन्वेस्टर इस बात पर आ जाए कि ये पता नहीं हुकूमत रहनी है नहीं रहनी, मार्शल लग जाना है नहीं लग जाना,
इस तरह की सूरत हाल जब पैदा हो जाए तो फिर आपकी जो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए जो आपका इन्वेस्टर है वो डर जाता है, वो अपना पैसा जो है उसको वो आपसे दूर ले जाता है। आपकी एक्सपोर्ट एक्सपेंसिव हो गई है, टैक्स आपने इतना बढ़ा दिया है। कोरोना के दिनों में आप यकीन करें कि पूरी दुनिया बंद थी, वाहिद एक पाकिस्तान था जिसने बांग्लादेश और इंडिया को भी बीट कर दिया था इंटरनेशनल मार्केट में। उस वक्त इंडस्ट्री को सहारा मिला, उस वक्त एग्री को सहारा मिला, हम काफी हद तक बेहतरी की तरफ आ गए। आज भी ये चीजें हो सकती थी, लेकिन आपकी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ठीक ना होने की जैसे चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है। इन सारी कंक्लूजन एक ही है कि अगर आप इस वक्त इस सारी सूरत हाल से पाकिस्तान को जो है वो अपनी इतनी बड़ी हिट से बचाने के लिए एक ही आपके पास हल है कि आप इलेक्शन की तरफ चलें। कोई सियासी जमात नहीं, पाकिस्तानी अवाम की पल्स को देखे, पाकिस्तान की अवाम जिस लीडर को आगे लेकर आए वो उसकी ताबे भी होगी, उसके कहने में भी होगी, उसके कहने के मुताबिक वो टैक्स नेट में भी आएंगे और पाकिस्तान स्टेबिलिटी की तरफ भी जाएगा। अच्छा उमर, आपको क्या लगता है अवाम इस वक्त क्या चाहती है, और अगर 1 साल और इलेक्शंस नहीं होते, जो ड्यू टर्म है तब तक नहीं होते, तो क्या उसका इम्पैक्ट होगा? देखिए, अवाम इस वक्त मुल्क में इस्तेहकाम चाहती है और वो इन सियासी जमातों ने लेकर आना है। अगर मुल्क में माजी में मिसाके जमहूरियत की मिसाल मौजूद है तो अब फिर एक बार उस पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए, और उसके साथ साथ ना सिर्फ मिसाके जमहूरियत बल्कि मिसाके मईशत भी होना चाहिए कि हुकूमतें आएँ जाएँ, तब्दील हों, लेकिन जो पाकिस्तान की इकानमी से रिलेटेड पॉलिसीज़ हैं वो लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। बदकिस्मती से माजी में कोई भी जमात जो है वो लॉन्ग टर्म इस हवाले से पॉलिसीज देने में नाकाम रही है और इस पर इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं हो सका है। और ये बरस 2 बरस की बात नहीं है जो इस वक्त पाकिस्तान की सिचुएशन है, ये गुज़िश्ता 7 दहाइयों से ये सूरत हाल चली आ रही है और इसका खमियाजा जो है वो आज अवाम को भुगतना पड़ रहा है। और अगर इन चीज़ों पर कंट्रोल नहीं होता, ये बेहतरी की जानिब नहीं जाती, तो आने वाले दिनों में हालात जो है वो मज़ीद ख़राब से ख़राब तर होते चले जाएंगे। सिर्फ यही नहीं, सिर्फ डिफ़ॉल्ट की बात नहीं या सिर्फ इकानमी की बात नहीं, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी जो है वो भी आलमी सतह पे पाकिस्तान की बहुत बड़ी बदनामी का बायस बन रही है। और अगर स्टेबिलिटी होगी तो ही पॉलिसियों में तसलसल आएगा, वो किसी भी लिहाज से हो, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से हो, वो टैक्सेस के लिहाज से हो, वो मईशत के लिहाज से हो, इकानमी पे हो, अवाम की सेहत के हवाले से हो, तालीम के हवाले से हो। तो अगर कोई हुकूमत अपना मुकर्रा मुद्दत पूरी करेगी, उस लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ होंगी, उन पे इम्प्लीमेंटेशन होगा, तो ही चीज़ें जो है वो बेहतरी की जानिब जा सकती हैं। मैं एक बात से मुझे बड़ी खुशी हुई है कि डॉक्टर साहब जैसे लोग सियासत में मौजूद हैं जो कि अपनी सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर जहां पे इश्यूज होते हैं उनको तस्लीम करते हैं। बुज़दार साहब जब वज़ीर आला पंजाब थे तो इस वक्त पीटीआई के लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद थी। लोगों मतलब वो लोग जो कि या तो टिकट होल्डर्स थे या स्टेक होल्डर्स थे या अरकान पार्लिमान थे, जिनकी जानिब से इस बात पे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार पार्टी मीटिंग्स में भी किया जाता था कि उस्मान बुज़दार जो है वो पंजाब को चलाने की अहलियत नहीं रखते। इतना बड़ा सूबा है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, 60% से ज्यादा आबादी है, सबसे ज्यादा रिसोर्सेज हैं, इनकम है, तो इसके लिए किसी और शख्स को कमान पंजाब की मिलनी चाहिए। लेकिन उस वक्त खान साहब बजिद रहे, फिर कुछ और लोगों के नाम आए लेकिन खान साहब इसी नाम पे डटे रहे, उस्मान बुज़दार के नाम पे। और उसके बाद जब बुज़दार वज़ारत आला से फारग हुए तो उसके बाद भी आप देखें पीटीआई के लोग जो है उनकी जानिब से भी इस पर आप कह लें कि इज़हार तशक्कुर किया गया शायद कि चले बुज़दार साहब अब गए हैं। लेकिन मैं इस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं की खूबियों के बारे में लोग का ख्याल था वो एक बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, लेकिन इस वक्त शायद वो सारा कुछ जो है वो सियासी मुखालफत की वजह से हमें वो भी कुछ डिलीवर करते नजर नहीं आ रहा कि कुछ बेहतरी आ रही हो। आप देखें कितने महीने हो चुके हैं, या पंजाब में पीटीआई के पास कितना वक्त हो चुका है, लेकिन आप देखें फैसलाबाद जैसे एक भी बड़ा मनसूबा नजर नहीं आया। बिल्कुल, इससे पहले कि मज़ीद गुफ्तगू करें, एक ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। देखिए, जिस तरह से मैं पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से बात की थी कि चौधरी परवेज़ इलाही की
हमें कारकर्दगी नज़र नहीं आ रही। हालांकि ये समझा जाता था कि चौधरी परवेज़ इलाही एक बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, लेकिन शायद कोई वक्त ही ऐसा चल रहा है कि शहबाज शरीफ के बारे में बड़ा मशहूर था कि वो भी पंजाब में बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, और शहबाज स्पीड के नाम से वो कहते थे कि मेरा नाम शहबाज स्पीड है, लेकिन जब वो वफाक में पहुंचे तो वो स्पीड शायद रिवर्स गियर में चली गई। और अब यही कुछ मेरे ख्याल से सीएम पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ भी हमें होता दिखाई दे रहा है। उनके साथ नहीं हो रहा बल्कि आवाम के साथ या हमारे साथ, इस मुल्क के साथ, इस सूबे के साथ होता हमें दिखाई दे रहा है कि हमें उनकी कारकर्दगी कहीं पे दिखाई नहीं दे रही। फिलवक्त तो वही एक आप किस्म की कह लें कि सियासी मुखालफत चल रही है और एक दूसरे की मुखालफत में ही एक्शन और इकदाम हो रहे हैं। वो बिलखुसूस ऐसे में जो ब्यूरोक्रेसी है और पुलिस है, इन दो महकमों में बड़े बुरी सूरत हाल है। पुलिस के हवाले से आप देखें, CCPO गुलाम महमूद डोगर के हवाले से देख लें, आप पिछले फैसलाबाद के पुलिस अफसरान के हवाले से भी देख लें, और ये भी कुछ ज़राए की जानिब से कहा जा रहा था कि जब इमरान खान साहब ने 108 वाला जो इलेक्शन है यहाँ से जीत गए तो उसके बाद फैसलाबाद के लोगों की जानिब से वज़ीर आला पंजाब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया कि पुलिस ने, फैसलाबाद की पुलिस ने हमें उस तरह से सपोर्ट नहीं किया, वरना लीड जो थी वो 50,000 से ऊपर जानी थी। और शायद फिर उसी गुस्से में जो यहाँ के अफसरान थे उनके ट्रांसफ़र कर दिए गए, ये ज़राए की तरफ से हमें इत्तला मिली थी। लेकिन बहरहाल इस वक्त हमें पंजाब में वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही जो होनी चाहिए, और इस तरह से अगर चीज़ें बेहतर होंगी, अगर हम अपनी सियासी मफादात को, हम अपने ज़ाती मफादात को नज़रअंदाज करके इस मुल्क के लिए, सूबे के लिए, यहाँ की आवाम के लिए, कौम के लिए सोचेंगे तो उससे ही मुल्क जो है वो और इदारे जो हैं वो बेहतरी की जानिब जा सकते हैं। आप क्या एडवाइस करेंगे करंट मैं गवर्नमेंट को? समझता हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, चार्टर ऑफ इकॉनमी, ये हमारी पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल ताकत जो है उनकी ये ज़रूरत है कि ये इसके ऊपर फौरी तौर पर आएँ और फौरी तौर पर इलेक्शन में जाया जाए, नए इलेक्शन हो, नई हुकूमत आए और सारी चीज़ों को बुलाकर जो चार्टर ऑफ इकॉनमी और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी आप डिसाइड करें उसके मुताबिक आप पाकिस्तान को आगे लेकर चलें, ताकि पार्लियामेंट के अंदर रहते हुए आपकी अपोजिशन भी आपकी बाउंड हो, हुकूमत भी आपकी बाउंड हो उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की, उस चार्टर ऑफ इकॉनमी की, और अपना टेन्योर पूरा करें, अपनी खिदमत को आगे बढ़ाएं। और पाकिस्तान जो कि हमारे लिए सबसे पहले है, पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की डिग्निटी, पाकिस्तान की पाकिस्तान की सॉवरिटी के लिए तमाम तर ताकतों को एक पेज पर आना होगा। अगर हम खुदा न खास्ता ना आए तो हम डिफ़ॉल्ट हमें हमारी कोई हैसियत पूरी दुनिया में जो है वो नजर नहीं आती। बिल्कुल, और आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे लिए, हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाएगा हमारे साथ भी। वेलकम बैक। सीरिया 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी। इससे पहले कि हम अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ जाएं, चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, आज के भाव। मोहम्मद बिलाल डोगर हमारे साथ मौजूद होंगे, जानेंगे रेट्स के हवाले से। जी बिलाल। आज बिल्कुल मार्केट कमेटी फैसलाबाद की जानिब से आज बरोज जुमेरात की रेट लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है। तो 14 रुपये बिकने वाला ब्रायलर मुर्गी का गोश्त आज 409 रुपये फी किलो के ऊपर है, जबकि ओपन मार्केट में 450 के करीब फरोख्त हो रहा है, जो कि 900 ग्राम जो है वो अगर उसकी एक्चुअल कीमत देखें तो वो कम बेश 400 के करीब लगाई जाती है। अंडे फार्मी की बात करें तो महंगे तरीन है, अपनी बुलंद तरीन सतह के ऊपर है, 267 रुपये दर्जन है। सब्जियों के अंदर देखें तो आज टमाटर और प्याज जो कि गुज़िश्ता चंद हफ्तों से ऊपर जा रहे थे, उनके अंदर आज कमी वाक़या होती दिखाई दे रही है। सब्जियों की कीमतों के अंदर भी रद्दोबदल है। आलू का छिलका 5 रुपये सस्ता हुआ, 75 से 70। आलू सफ़ेद 2 रुपये सस्ता हुआ है, जो कि 38 का था 32 का हो गया है। प्याज 10 रुपये सस्ता हुआ है, 180 से 170 पे गया है। टमाटर 10 रुपये सस्ता हुआ है, 170 से 160 पे आ गया है। अदरक चाइना 310 है, लहसुन चाइना 300 है, नींबू चाइना 60 रुपये किलो है। हल्दी 25 रुपये सस्ती हुई है, 80 रुपये से 55। भिंडी तोरी 5 रुपये महंगी हुई है, 85 से 90। धनिया 10 रुपये सस्ता महंगा हुआ है, 22 रुपये से 32 रुपये किलो हो गया है। मूंगरे 5 रुपये सस्ते होते हुए 90 रुपये से 85 रुपये के हो गए हैं। सेब काला कुल्लू 245 पे है, सेब सफ़ेद 145 पे, केला 100 रुपये 102 रुपये दर्जन है। अंगूर टॉफ़ी 320 पे, अनार कंधारी 330 पे है, अनार बदाना 480 पे है। मौसमी 102 रुपये दर्जन है, फ्रूट और माल्ट 80 रुपये दर्जन है, जबकि
अमरूद 80 रुपए किलो के ऊपर बरकरार हैं। फल आज फिर से इससे काम का शिकार है। हफ्ते के ऊपर देखें तो कमोबेश चीज़ें, सब्जियां खासतौर पर नीचे जाती दिखाई दी हैं और प्याज और टमाटर जो बेशतर दिनों से महंगे थे उनके अंदर भी कमी वाक़या होती दिखाई दे रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल इस अपडेट के लिए। आप लोगों ने सुना कि मार्केट में रेट्स की क्या सूरत हाल हैं आज, और कोशिश करेंगे अगर आप खरीदारी करनी चाह रहे हैं पहले तो चेक करें कि जहाँ पर भी जा रहे हैं वहाँ पर रेट लिस्ट लगी हुई है। अगर आपको लगता है कहीं पर रेट लिस्ट नहीं लगी हुई या आपको किसी भी तरह से ओवरचार्ज करने की कोशिश करिए तो वहाँ से खरीदारी मत करें। हमेशा याद रखें कि हम अगर ख़रीद भी सकते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हमारी सोसाइटी में मौजूद हैं जिनके लिए 10 रुपये या 5 रुपये सिर्फ किसी चीज़ का रेट ज़्यादा होना बहुत बड़ी बात है और उनके लिए शायद वो चीज़ खरीदना मुश्किल हो जाए। इसलिए इस चीज़ को जहन में रखते हुए कहीं आप खरीद भी सकते हैं। फौरी तौर पे आप देखें ओवरचार्ज कर रहा है कोई आपको, कोई कहीं पर आपको रेट लिस्ट लगी हुई नहीं नजर आती, फौरी तौर पे आप कॉल करें, रिपोर्ट करवाएं और अच्छे शहरी, पाकिस्तानी शहरी होने का फ़र्ज़ अदा करें। आगे बढ़ेंगे, चलेंगे अपने आज के नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ। आपको पता है स्पोर्ट्स के हवाले से हमेशा गुफ्तगू जारी रहती है, डिफरेंट टॉपिक्स की बात करने की कोशिश करते हैं। आपको पता है कि फुटबॉल वर्ल्ड कप जारी है जो कि इस साल कतर में हो रहा है। 20 नवंबर से ये शुरू हुआ वर्ल्ड कप और आगे चलते हुए क्या सूरत हाल होंगे इसके बारे में भी बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले ये भी डिस्कस करेंगे लाजमी तौर पे कि पाकिस्तान क्यों क्वालिफाई नहीं कर पाता फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए। इसके अलावा कुछ इस तरह के डिफरेंट रिस्ट्रिक्शंस एंड लिमिटेशंस जो कि इंटरनली हमारे यहाँ मौजूद हैं, पाकिस्तान में मौजूद हैं। फंडिंग के हवाले से भी बातचीत करेंगे, हमारे प्लेयर्स के पोटेंशियल के हवाले से बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि आने वाले वक्त में हमें किस तरह से अपने प्लेयर्स को सपोर्ट करना है एज अ नेशन एंड ऑफ कोर्स एज द गवर्नमेंट एज वेल, कि वो किस तरह से हमारी टीम को सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे साथ तो बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं स्टूडियो में जिनसे अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं। सबसे पहले तो हमारे साथ चौधरी तनवीर गुजर साहब मौजूद है, फॉर्मर कैप्टन पाकिस्तान फुटबॉल टीम है, और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए हमारे साथ शहजाद गुजर साहब भी मौजूद हैं जो कि पुलिस फुटबॉल कोच हैं। आपको वेलकम करते हैं शो में, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए और हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। जिस तरह से मैं बात कर रही थी कि डेफिनेटली इस साल हम क्वालिफाई नहीं कर पाए और ये अफसोस की बात है कि हम हर साल परफॉर्म नहीं कर पाते। हम जो ग्लोबल लीडिंग टीम्स हैं उनके साथ कम्पीट नहीं कर पाते। एंड आई थिंक इसमें हमारे प्लेयर्स के पोटेंशियल का नहीं बल्कि हमारा अपना कसूर है। हम उनको रिसोर्सेज, फैसिलिटीज़ नहीं देते, प्लेटफॉर्म्स नहीं देते। अगर आप इस पर कमेंट करें किस तरह की लिमिटेशंस आपको लगता है आज हमारे प्लेयर्स के लिए मौजूद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे जी आपने जिक्र किया कि कतर में वर्ल्ड कप ये जो हो रहा है दुनिया का ये सबसे बड़ा इवेंट है जी स्पोर्ट्स का, तो बदकिस्मती से हम फुटबॉल में बहुत पीछे हैं। तो इसमें जो हमारा जो फेलियर आ रहा है, जो हमारे जो ग्रास रूट है स्टार्ट में, जो ग्रास रूट पे हमारा काम नहीं होता, इसके बाद फिर आ जाती है क्लब सिस्टम। हमारा क्लब सिस्टम बहुत वीक है। किसी भी मतलब आप डिस्ट्रिक्ट में चले जाएं वहाँ जाके आप देखें कि कोई भी क्लब प्रॉपर जो है ना वो ट्रेनिंग नहीं कर रहा वहाँ पे। फिर इसके बाद आ जाता है जी कोचिंग एजुकेशन। तो हमारे पास अभी तक जो कोचेज़ हैं वो एक हमारा लेवल होता है, एक AFC A क्वालिफिकेशन, उसके बाद आ जाती है फिर B क्वालिफिकेशन, फिर A आ जाती है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह पहला पाकिस्तानी कैप्टन हूँ जो A क्वालिफाइड कोच भी हूँ। तो यानी 92 से लेके अब तक मैंने पाकिस्तान को सर्विसेज दी हैं। पहले एज अ मतलब प्लेयर था, उसके बाद फिर उसमें हमारी अचीवमेंट भी है। हमने माशाल्लाह बड़ा अच्छी अचीवमेंट है। इसमें वर्ल्ड कप ये क्वालिफाइंग राउंड है, उसमें हमने जाके इराक को हमने वहाँ पे जाके उनके होम में 1-1 ड्रॉ किया था, वो हमारा 1 पॉइंट था। उसके बाद हमारे गोहर जमान है एक पेशावर के, उन्होंने हैट्रिक की थी वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड में। तो इसमें यह है कि हमारा जो कोचिंग एजुकेशन है ना वो बहुत हमारी कम है। अगर हमारे कोच अगर क्वालिफाइड भी हैं तो वो कहीं पे काम नहीं कर रहे। अलाइड बैंक में बशीर अहमद साहब हैं, वो अपनी जॉब कर रहे हैं। तो ऐसे जो हमारे जो कोचेज़ हैं ना उनको कहीं ना कहीं पे टीमें देनी चाहिए जहाँ पे हम फिर वो एज ग्रुप पे काम करें। ग्रास रूट से जैसे मैंने आपको बात की है कि अगर हम ग्रास रूट में अंडर 12 से काम स्टार्ट करना शुरू कर दें तो फिर उसके बाद आ जाता है कंपटीशन लेवल। हमारे पाकिस्तान में कंपटीशन लेवल बिल्कुल नहीं है। एक बच्चा अंडर 12 का टूर्नामेंट खेलता है, फिर 3-4 साल बाद हम उस बच्चे को देखते हैं अंडर 16 वो बच्चा नहीं होता। क्या जी वो बच्चा कहीं पे काम कर रहा है या कहीं या फैसिलिटेट नहीं उसको किया जाता। फिर उसके बाद आ जाती है बच्चे की एजुकेशन। हमारी जो कोचिंग एजुकेशन है वो प्लेयर हमारे जितने भी है यहाँ पे पाकिस्तान में, ओवरऑल पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, टैलेंट बहुत ज़्यादा है। लेकिन
इसमें प्रॉपर जो मैंने आपको बात की है कि प्लेयर को कैरी नहीं किया जाता, सही उसकी प्लेयर को सपोर्ट नहीं मिलती, इवन के प्लेयर की रिस्पेक्ट नहीं है। जो इंटरनेशनल प्लेयर है एक टूर लगा के आता है, उसके बाद एक दो दिन उसके गले में हार डालेंगे, उसके बाद फिर वो उस प्लेयर को अपने जब फील्ड में जाता है तो उसको कोई नहीं जानता। ये नहीं कि मैं फुटबॉल की बात करता हूँ, ओवरऑल हमारा क्रिकेट के अलावा जितने भी स्पोर्ट्स हैं वो हम इसी वजह से पीछे हैं कि हम प्लेयर को प्रॉपर जो प्लेयर होता है, इवन कि हम अपने डिपार्टमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह डिपार्टमेंट वाले हैं वो हमें फैसिलिटेट करते हैं, लेकिन जो लोकल प्लेयर होता है उसका एक एम होता है मैं किसी डिपार्टमेंट में चला जाऊँ। जब डिपार्टमेंट में जाता है तो डिपार्टमेंट में जाके वो वहाँ पे अपने आप को कहता है कि मैं बस यहाँ तक आना है। वो जो नेशनल काज है वहाँ पे वही प्लेयर जाते हैं जिन्होंने खुद से मेहनत की होती है। अदरवाइज हम जो सिस्टम है वो हमारा यहीं से शुरू होता है कि हमारे ग्रास रूट लेवल पे काम कीजिए। हमारे स्कूल है, जो स्कूल है वहाँ पे प्रॉपर जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उनको एक लेटर लिखा जाए, फेडरेशन की तरफ से लेटर लिखा जाए कि यहाँ पे जैसे हमारे टाइम में होता था, हमारे एक पीटी मास्टर साहब होते थे, वो टीम बनाते थे, बड़ी दूर तक जाते थे। तो इस तरह बच्चा जब वहाँ से निकलेगा तो स्टेप बाय स्टेप फिर हम इंशाल्लाह आगे प्रमोट जा सकते हैं। बिल्कुल, अगर आप इस पर कमेंट करना चाहें कि कितना इंपॉर्टेंट है कि हम ग्रास रूट लेवल पर बच्चों को स्पेशली ट्रेनिंग दें, वो प्लेटफॉर्म्स दें कि वो उभर कर आगे आ सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद हैं तो सबसे पहले मैं सिटी 41 का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने फुटबॉल पे बात की। ये पहला चैनल होगा, शायद बहुत कम चैनल हैं जो स्पोर्ट्स पे बात करते हैं, तो ये बहुत अहम चीज़ है स्पोर्ट्स हमारे माशरे में। तो ग्रास रूट लेवल तनवीर साहब जो सीनियर है, हमारे पाकिस्तान के फार्मर कैप्टन भी रहे हैं, पाकिस्तान टीम के कोच भी हैं, पाकिस्तान वापडा के कोच भी हैं। मैं इनको देखता आ रहा हूँ बचपन से ना, तो मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, बड़े भाई भी हैं, तो काफ़ी वर्क कर रहे हैं फुटबॉल के लिए, फुटबॉल की प्रमोशन के लिए। अभी भी इनकी एकेडमीज चल रही हैं, तो ये अप्रिशिएट करता हूँ तनवीर भाई साहब को। तो ग्रास रैली तनवीर भाई साहब ने जो भी कहा सही कहा, ग्रास रूट लेवल से हम लेके चलेंगे तो जो फॉरेनर कंट्रीज देखें वहाँ पे बाकायदा फुटबॉल की एजुकेशन, वो ग्रेजुएशन करवाते हैं, इंटर करवाते हैं, फुटबॉल में करवाते हैं, तो वहाँ पे वो उन्होंने क्लब्स बनाए हुए हैं। तो जो पब्लिक है वो भी देखते हैं कि हमने अपने बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ लेके जाना है। जैसे अभी आप देख रहे हैं स्क्रीनिंग एक्टिविटीज़ बहुत हैं, हमारे बच्चे हर तरफ मोबाइल में, गेमों में, ये वीडियो गेम्स में लगे हुए हैं, तो ये एक इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह है। तो हमारे जो पेरेंट्स हैं उनकी भी जिम्मेदारी है, हमारे जो गवर्नमेंट है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसके बाद मैं कहूँगा ये जो हमारा प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, इनकी भी जिम्मेदारी है कि वो इस तरह की जो हेल्दी और पॉजिटिव एक्टिविटी हैं उनको प्रमोट करें। तो ग्रास रूट लेवल पे बहुत ज़रूरी है, हमारा ग्रास रूट लेवल उठेगा तो फिर ही हमारी जो स्पोर्ट्स की प्रमोशन होगी। तो ग्रास रूट लेवल बहुत ज़रूरी है। तो जब जिस तरह बाकी दूसरे ममालिक कर रहे हैं, और तनवीर भाई ने एक बात की एजुकेशन की, हमारे जितने भी इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी वो मैक्सिमम अनपढ़ है बेचारे, तो कोई भी इस तरह का कोर्सेज आते हैं तो वो इंग्लिश में होते हैं, तो उनको इंग्लिश पढ़नी समझने नहीं आती, वो फिर कासर होते हैं, वो फिर पीछे हट जाते हैं, हम ये कोर्स नहीं कर सकते। तो हमारे जो खिलाड़ी हैं उनको पढ़ा लिखा भी होना चाहिए। तो इसके अलावा मैं अप्रिशिएट करता हूं पाकिस्तान के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट है, अगर ये थोड़ा बच्चा खचा फुटबॉल या कोई भी स्पोर्ट्स चल रही है तो ये डिपार्टमेंट्स की वजह से चल रही है, गवर्नमेंट की वजह से नहीं चल रही है। डिपार्टमेंट खिलाड़ी को जॉब देते हैं तो वो बेचारा जॉब भी लेता है, उसके साथ खेलता भी है। तो डिपार्टमेंट्स को मैं अप्रिशिएट करता हूं कि इनकी वजह से ये बच्ची खच्ची हमारी स्पोर्ट्स ना वो चल रही है। अच्छा, डाइट के हवाले से अगर बात करें तो क्या हमारे प्लेयर्स की जो डाइट है वो ठीक है? देखिए जी, जो हमारा अभी जो प्लेयर जो चल रहे हैं हमारे डिपार्टमेंट के जो प्लेयर हैं, उनकी सैलरी इतनी नहीं है, वो अपनी सैलरी अपना घर चलाएं या अपने आप पे लगाएं। जो फुटबॉल का एक प्लेयर होता है 90 मिनट का गेम होता है, इसमें उसकी डाइट जो है ना वो बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन हमारे जो कैंप्स लगते हैं, कैंप में प्लेयर की इतने, या अगर सूबे का कोई कैंप लगता है या डिस्ट्रिक्ट का कोई कैंप लगता है तो उसमें भी प्रॉपर डाइट जो प्लेयर को नहीं दी जाती। वो ये डाइट तो ज़ाहिर है, न्यूट्रिशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारे ये इस पे ज़्यादा काम नहीं हो रहा। अच्छा, एंड ऑफ कोर्स इक्विपमेंट देन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजुअली कोच या टीम्स को दिया जाता है ये इक्विपमेंट, या तो किसी आपको ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दिया जाएगा या कहीं ना कहीं से आपको फंडिंग मिलेगी इसके लिए, क्या आपको लगता है क्या मिलती है? नहीं, काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि मैं भी फुटबॉल से बस्ता हूँ, बचपन से खेलता आया हूँ, फुटबॉल ही खेलता हूँ। कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल तक पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से मैं खेला हूँ 2003 में। उसके बाद पुलिस में भर्ती हो गई तो पुलिस की तरफ से भी खेलता रहा हूँ। अभी सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद का मैं कोच हूँ। तो ये इक्विपमेंट हमें कहीं से भी नहीं मिलते, हमें खुद परचेज करने पड़ते हैं सारा ना। फुटबॉल हो गया, उसकी जो निक्कर शर्ट, जो उसके शूज़ इस्तेमाल होते हैं वो काफ़ी कास्टली होते हैं फुटबॉल के ना। अगर एक लेवल पे आपने खेलना तो वो हमें खुद से परचेज करने पड़ते हैं, कहीं से फंडिंग शंडिंग नहीं होती हमें। तो इस वजह से हम काफ़ी पीछे हैं फुटबॉल में ना।
अच्छा जिस तरह से हमने आई थिंक डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में बात की, बट स्पेशली पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से क्यों फुटबॉल को फंड नहीं किया जाता? देखिए जी, ये जो फंड आता है ये गवर्नमेंट नहीं देती, ये फंड होता है हमारा फीफा का और एएफसी का। फीफा और एएफसी जो है ना वो फंडिंग में जो जितने भी हमने प्रोग्राम देने होते हैं कि वो हमें, अगर गवर्नमेंट पे आ रहा है हम गवर्नमेंट पे काम कर रहे हैं, अगर यूथ पे काम आ रहा है, यूथ का जो भी हमारा इवेंट होगा उसके इवेंट जब भी आने हैं तो उसके फंड जो है ना वो वही देती है, कोई भी गवर्नमेंट नहीं देती। गवर्नमेंट तो हमें ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी नहीं, ये जो फंड होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे एक ट्रेंड बना हुआ है कि जब जहाँ पे भी जहाँ टूर्नामेंट होता है वहाँ पे एक ट्रॉफी होती है, एक गले में हाथ डालते हैं, उसके बाद वो पिक्चर बनाते हैं, बना के चले जाते हैं। इसके पीछे बैकग्राउंड पे नहीं पता होता कि प्लेयर ने कैंप किया होता है, कैंप के लिए किन चीज़ों की जरूरत होती है, कोच कहाँ से प्लेयर को लेके आता है, कोच की क्या प्रॉब्लम्स हैं, इन चीज़ों को नहीं देखा है। वो वक्ती तौर पे हम उसी चीज़ को देखते हैं जो हमारे सामने होता है, हम उसको देखते हैं, ट्रॉफी देते हैं, ट्रॉफी देकर उसके बाद चले जाते हैं। तो ये हमारे लिए बड़ा प्रॉब्लम है, ये बहुत इश्यू आ रहा है हमारा। ठीक है। एंड जिस तरह आपने बात की अपने खुद के ट्रेजेक्ट्री के बारे में, बचपन में कहाँ से आपको शौक शुरू हुआ? किसी प्लेयर को देखा आपने, कोई मैच देखा? नहीं, मेरे गांव में ना फुटबॉल हमसे पहले खेलते होते थे ग्राउंड में, तो हम भी शाम को ग्राउंड में एक ही गेम होती है हमारे गांव में फुटबॉल, तो वही हमने खेलना शुरू किया। उसके बाद स्कूल की टीम बनती थी, वहां से खेले, फिर कॉलेज में आगे उसकी टीम बनी, फिर पंजाब यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट हुआ, वहां पे खेले, तो इस तरह शौक होता गया, खेलते गए, फिर पुलिस में भर्ती हुए, फिर उस टीम में आगे वहां पे खेलना शुरू किया। अभी ट्रैफिक पुलिस की कोचिंग कर रहा हूँ। तो जो अभी मैं फुटबॉल की बात करता हूं तो 2013 से ना फीफा ने वो रजिस्ट्रेशन खत्म की हुई थी, पाकिस्तान पे बैन था। तो अभी 2022 में ये तनवीर भाई हमारे जो कोच हैं, फार्मर को पाकिस्तान टीम के कैप्टन भी हैं, इन लोगों के एफर्ट की वजह से अभी 2022 में वो बहाल हुई है। वो नॉर्मलाइजेशन कमेटी बनाई हुई है, एक वो काम कर रही है नॉर्मलाइजेशन कमेटी। उसके बाद इलेक्शन होगा, कौन प्रेसिडेंट बनता पाकिस्तान में फुटबॉल फेडरेशन का, तो उसके बाद बाकायदा इसका आगाज होगा। लेकिन अभी बड़ी खुशाइन बात है कि पाकिस्तान टीम ने अभी एक टूर किया, नेपाल का फ्रेंडली मैच एक खेल के आए हैं। उससे पहले वुमेन की टीम भी गई थी, तो ये अभी उम्मीद नजर आ रही है कि फुटबॉल शुरू हो गया पाकिस्तान में ना। अगर हम कुछ छोटे ममालिक की भी बात करते हैं कंपैरेटिवली, वहाँ पर भी टीम्स क्वालिफाई कर जाती हैं फॉर द वर्ल्ड कप, लेकिन पाकिस्तान टीम के वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कभी नहीं कर पाती। देखिए जी, ये कल्चर की बात होती है। यहाँ पे अभी आप ब्राज़ील में चले जाएं, ब्राज़ील में फुटबॉल का कल्चर है, या ये जो अमेरिका की जितनी भी रियासतें हैं, छोटी छोटी रियासतें हैं जी, वहाँ से, हाँ जी, वो वहाँ से जितनी भी रियासतें हैं, वहाँ पे फुटबॉल का कल्चर जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे फुटबॉल खेला जाता है और उसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत मजबूत है। वहाँ पे एकेडमी जो मैंने पहले बात की है, उनके क्लब्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। और इवन कि आप जर्मन देख लें कि जर्मन में इस टाइम जो फीफा के सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड कोचेज जो है ना वो जर्मन के हैं। और अगर एशिया में हम आ जाएं तो एशिया के हमारा ईरान है, ईरान के एएफसी में सबसे ज़्यादा जो कोचिंग जो इंस्ट्रक्टर हैं उनके हैं, वहाँ से कोचिंग एजुकेशन दी जाती है। ये इसमें छोटे के अभी हमारे साथ देख लें जी अपना मालदीव छोटा सा एक जजीरा है, लेकिन मालदीव को हम 6-6 गोल करते थे। अब मालदीव पाकिस्तान के साथ बिल्कुल कंपेयर करती है, कभी वो जीत जाते हैं, कभी हम जीत जाते हैं। नेपाल है, छोटा सा कंट्री है, हम अभी हमारी टीम लास्ट टाइम गई है, उनके साथ खेल के आई है। तो मैं ये कहता हूँ कि ये इसमें बड़े और छोटे होने का नहीं है, इसमें फुटबॉल का कल्चर क्या है कि फुटबॉल ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ पे होगा क्वालिटी फुटबॉल, जहाँ पे क्वालिटी फुटबॉल होगा, फुटबॉल को हम अगर सिक्योर करेंगे, हमारे प्लेयर जो होंगे मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे, तो कंपटीशन होगा, तो फिर हमारे प्लेयर भी निकलेंगे। अच्छा, आई थिंक एक चीज़ जो कि हमारे शो में हमेशा डिस्कस होती है वो ग्राउंड्स के हवाले से, कि इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आप कोई प्रोफेशनल स्पोर्ट खेल रहे हैं, शायद पाकिस्तान में एक दफ़ा फिर ग्राउंड्स को रिवाइव करने की ज़रूरत है, एक दफ़ा फिर उनको आबाद करने की ज़रूरत है। एग्री करते हैं इस बात से? जी, ग्राउंड तो एक मेन चीज ग्राउंड है, ग्राउंड तो अच्छा होना चाहिए। उसके इधर हमारे ग्राउंड है, वहाँ पे खड्डे शड्डे हैं, कुछ भी नहीं है, कोई लेवल नहीं है ग्राउंड का, ग्रास अच्छी नहीं लगी हुई, तो वो काफी कैरी करता है। एक बंदा अगर बॉल पास करता है तो वो ग्राउंड में खड्डे होंगे तो बॉल पूरा उसके पाँव में नहीं जाएगा फुटबॉल, तो इस तरह परफॉर्मेंस मुतासर होती है खिलाड़ियों की। तो ग्राउंड तो मेन चीज है हमारी ना, ग्राउंड की वजह से तो खिलाड़ी पैदा होते हैं। अच्छी ग्राउंड होंगी तो उससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है ये लोग कितने बाशऊर हैं और ये स्पोर्ट्स को लेके चलना चाहते हैं। तो ग्राउंड मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है, अच्छे ग्राउंड होना। अच्छा, कितनी एज में आपके ख्याल में, अगर एक प्रोफेशनल फुटबॉलर की हम बात करें जो कि आगे जाके वर्ल्ड कप में कम्पीट कर सकता हो सब टीम्स के साथ, किस एज में उनको ट्रेनिंग शुरू कर देनी चाहिए? देखिए जी, सबसे पहले तो बच्चे को जब उसकी गोल्डन एज होती है, वहाँ से अगर वो बच्चा बाहर, जब जो यूरोप में जितने भी कंट्रीज हैं वो देखते हैं कि बच्चा किस गेम की तरफ जा रहा है, वहाँ से फिर अगर फुटबॉल खेलता है तो वो उस बच्चे को उसी टाइम उठाते हैं, फिर उस बेसिक पे काम करते हैं। जब बेसिक पे ज़्यादा उसका काम होता है, फिर जब वो अंडर 12 पे चला जाता है
12 के बाद अंडर 16 में जाके वो बच्चा फिर वहाँ से जाके उसका नेक्स्ट स्टेप होता है, वो आगे प्रोफेशनल लीग खेलता है। तो जो वहाँ पे कंट्री है, वहाँ पे कंपटीशन इतने हो जाते हैं कि बच्चा खेल खेल के उस लेवल तक 16 के बाद वो पहला स्टेप होता है प्लेयर का कि 17 में जाके वो मतलब अंडर 16 के प्लेयर भी वर्ल्ड कप जो है ना वो खेले हुए हैं। अच्छा, एंड जिस तरह पहले मैंने डाइट के बारे में बात की, और भी डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो कि हमें एक कंपेटिटिव फील्ड में लेके आएंगे, बिकॉज आई डू फील लाइक अभी तो हम उस डोमेन में मौजूद ही नहीं है, हम उस एरिया में मौजूद ही नहीं जहाँ पे दूसरी टीम से। उसके अलावा आपके ख्याल में और क्या फैक्टर्स हैं जो कि हमें इस वक्त मुश्किलात हमारे लिए पैदा करें, फंडिंग के अलावा, डाइट के अलावा? देखिए, इसके अलावा ये है कि हमारा जो टैलेंट है ना वो सही हंट नहीं होता। अगर हंट जो करना है वो अभी इस तरह हमारे ग्वादर में जो प्लेयर है वो बड़ा टैलेंट है, तुर्बत में बड़ा हमारा टैलेंट है, फिर इसके अलावा चमन है, चमन में कोयटा में बहुत टैलेंट है। आप फाटा में चले जाएं, फाटा गिलगित बल्तिस्तान खेलता है, वो किसी कोच की नज़र में नहीं आता। तो अगर वो प्लेयर कोच की नज़र में नहीं आएगा तो वो हमारा जो टैलेंटेड प्लेयर है वो ज़ाया हो जाएगा। एंड ऑफ कोर्स ग्रोथ आई थिंक बहुत आहिस्ता है एंड बड़ा ज़रूरी है कि हम इस पर काम करें। लेकिन इससे पहले कि मज़ीद गुफ्तगू करें, एक ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक सीरीज 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात कर रहे थे फुटबॉल के हवाले से डिफरेंट इश्यूज जो कि एग्जिस्ट करते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान ना तो क्वालिफाई कर पाती है, ना ही फुटबॉल वर्ल्ड कप में हिस्सा ले पाती है। एंड ऑफ कोर्स इसमें डिफरेंट फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। आज के डिस्कशन में पॉइंट किसी को ब्लेम करने का या किसी को क्रिटिसाइज करने का नहीं, बट एक्चुअली में अवेयरनेस रेज करने का। आई डू फील लाइक कि कुछ स्पोर्ट्स छुप जाते हैं या वो उस तरह से शाइन नहीं कर पाते जिस तरह से दूसरे स्पोर्ट्स करते हैं। तो आई डू फील लाइक कि ये शायद एक इनइक्वालिटी है जो कि हमेशा से चलती है, जहाँ पर कहीं पर हम अच्छा परफॉर्म करने लगते हैं, ऑफ कोर्स एवरीबॉडी वांट्स टू इन्वेस्ट इन दैट स्पोर्ट, वही लोग देखना चाहते हैं, बट हम अपनी बाकी टीम्स को उस तरह से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम अपनी बाकी टीम्स को वो प्लेटफॉर्म नहीं दे रहे, वो फंडिंग नहीं दे रहे जो कि एक्चुअली में उनकी ज़रूरत है। अगर आप अपने देखते हैं जितना टाइम फुटबॉल खेलते रहे हैं आप, आपके ख्याल में कौन सा सबसे चैलेंजिंग टाइम पीरियड रहा है आपके लिए? चैलेंजिंग टाइम पीरियड ये होता है वो बंदे का जब स्टार्ट होता है फुटबॉल ना, जो इनिशियल स्टेज होती है फुटबॉल की वो चैलेंजिंग होती है। वहाँ पे बंदे को जब 18-20 साल का होता है तो उसको मौका मिलना चाहिए किसी डिपार्टमेंट में, किसी अदारे में, किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में खेलने के लिए। तो यही चैलेंजिंग टाइम होता है फुटबॉल के लिए। अच्छा, सिफारिश कल्चर के बारे में बहुत गुफ्तगू की जाती है, सच है, झूठ है? जी बेहतर आपने ये बात बड़ी अच्छी की है कि सिफारिश कल्चर जो है ना, ये फुटबॉल जो गेम है ऐसी है कि जब 11 प्लेयर जो खेलते हैं ना, वो जो सिफारिश होती है ना वो सामने नज़र आ जाती है। कोई भी कोच नहीं ये चाहता कि उसकी टीम जो है ना वो फर्स्ट 11 जो है ना वो अपना उसमें कोई हल्का प्लेयर, हाँ ये जो 20 की अगर स्क्वाड है उसमें 1-2 फिर उनकी मजबूरियां होती हैं। जाहिर है कि वो लोग जो पीछे होते हैं इन्फ्लुएंशियल लोग, हाँ जी, वो लोग फिर फोर्स करते हैं, तो फिर कोच की मजबूरी, अगर कोच छोड़ के जाएगा उसके पीछे दूसरा बैठा हुआ है। कोच के लिए ये बड़े चैलेंजेस होते हैं, लेकिन ये है कि हमने कभी इस तरह ये काम नहीं किया। अगर इस तरह का काम करेंगे तो वो सामने नजर आ जाता है टीम के। तो ये नहीं किया जाता, आप ये कह नहीं रहे हैं? किया जाता, ये फुटबॉल में नहीं है अभी तक होता। अच्छा, एंड जब आप आज के प्लेयर्स को देखते हैं, हमारी आज की टीम को देखते हैं, कहाँ पर आपको लगता है कि इम्प्रूवमेंट की जरूरत है? अभी तकरीबन ओवरऑल वर्ल्ड में हम 160 से पीछे ही हैं तकरीबन रैंकिंग में ना, तो हम बहुत पीछे हैं पूरी दुनिया से हमारा फुटबॉल। अब देखिए इंडिया हमसे बहुत आगे, वो स्पोर्ट्स में बड़ा काम कर रहे हैं, एथलेटिक्स है, फुटबॉल है, हॉकी, क्रिकेट में, हर चीज़ में वो ना बहुत काम करे। बांग्लादेश देखें, वो 71 में हमसे अलहदा हुआ तो वो भी फुटबॉल में हमसे आगे है। नेपाल है, मालदीव, ये छोटे छोटे कंट्री जो हमारे साथ लगे हुए हैं। तो अफगानिस्तान की टीम भी अच्छी है फुटबॉल की हमसे, तो हम काफ़ी पीछे हैं। तो हमें ज़रूरत, काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत है अपने फुटबॉल को, ओवरऑल स्पोर्ट्स को प्रमोट करने की। तो उसके लिए वही फैक्टर है, पहले भी बात हुई है उस मौजू पे वेल एजुकेटेड कोचेज़ होने चाहिए, और उसके अलावा वो हमारी फिटनेस लेवल कोर्सेज होने चाहिए जिसमें मुकम्मल बताया जाता है कि आपने कौन सी डाइट्स कब लेनी है, कितने टाइम में लेनी है। तो जो खिलाड़ी का बॉडी स्ट्रक्चर है उसको बिल्ड करने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें लेनी है। तो वही हम बहुत पीछे हैं अभी, हमें काफ़ी मेहनत की और वर्क की ज़रूरत है इस चीज़ के ऊपर। आज के सूरत हाल देखते हुए क्या लगता है किस साल में अगर आप प्रिडिक्ट करें पाकिस्तान क्वालिफाई कर पाएगी वर्ल्ड कप के लिए? देखिए जी, हम फुटबॉल हमने खेला भी हुआ है और इंटरनेशनल लेवल सारे देखे हुए हैं। तो पाकिस्तान अगले 50 साल में वो फुटबॉल में नहीं आ सकता, क्वालिफाई नहीं कर सकता। ये जो हमारा ये अभी जापान आप देख लें, जापान की टीम जो है अभी कल उसने एक अपसेट किया है, जर्मन की टीम को जीता है।
उन्होंने 2050 तक उन्होंने कहा कि हम वहाँ तक फुटबॉल के फाइनल के लिए जा सकते हैं। अभी क्वालिफिकेशन की जो बात आप कर रहे हैं, हम एशिया में बहुत पीछे हैं, साउथ एशिया में बहुत पीछे हैं। साउथ एशिया में हमारे जो कंट्री जो रियलिटी है उसको हमें देखना चाहिए ना। हम ये कहते हैं कि अब असल में लोगों में अवेयरनेस नहीं है। सबसे पहले अवेयरनेस आज हमारा जो सी लाइसेंस एक जो कोचिंग कोर्स होता है, वो अगर आप बाहर चले जाएं तो वहाँ पे वो पेरेंट्स को करवाया जाता है, क्योंकि उनको पता हो जाता है। अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ कि बैंकॉक एयरपोर्ट पे हम आ रहे थे तो एक बंदा पीछे से आया, कहता यार साड़ी टीम वर्ल्ड कप क्यों नहीं खेल दी। तो हमारे एक लड़के ने, इस्लामाबाद का लड़का था, उसने कहा यार वो असल में ना उसकी एंट्री फीस बहुत ज़्यादा होती है, तो हम एंट्री फीस नहीं अफोर्ड कर सकते। यानी उस बंदे को अच्छा हाँ यार ये बात सही है, यानी किसी बंदे को इस चीज़ का पता ही नहीं है कि फुटबॉल क्या है। कि 222 मुल्क यहाँ पे इसमें हैं, जो 222 मुल्क में आप देखें कि उनको डिवाइड किया जाता है, और जो हमारे जो हिस्से में एशिया में आता है, एशिया में आप देखें कितनी कितनी बड़ी टीमें हैं। सऊदी है, जापान है, बहरीन है, ब्राज़ील, सॉरी अब थाईलैंड है, जापान, चाइना है, ये बहुत बड़ी बड़ी टीमें हैं। अभी इनको बीट करना है तो फिर हम जाएंगे, क्योंकि अब एशिया से पाँच टीमें जाती हैं, तो पाँच टीमों में हम नहीं आ सकते। अभी हमारे ऊपर बहुत काम होने वाला है। सबसे पहले तो हम अपने ये साउथ एशिया में आए ना, कि इंडिया को बीट करें, श्रीलंका को बीट करें, इनके साथ इनसे हम बहुत पीछे हैं। कि उनका जो इस टाइम कंपटीशन लेवल है वो प्रीमियर लीग हो रही है। हमारे प्रीमियर लीग को हुए 4-5 साल हो गए। प्रीमियर लीग जो होती है, आप देखें स्पेन ने रात जो मैच जीता है, जो स्पेन में स्पेनिश लीग होती है, इंग्लैंड ने सबसे अच्छा मैच जो इस टाइम इंग्लैंड ने जीता है, वो इंग्लैंड में जो प्रीमियर लीग जो होती है, तो हमारे तो प्रीमियर लीग नहीं हो रही। प्रीमियर लीग के बाद फिर इस यहाँ से जो क्लब क्वालिफाई करता है वो AFC क्लब चैंपियनशिप खेलने के लिए जाता है, वो नहीं अभी तक हुई। अभी हमें वापडा को लेटर आया है इंशाल्लाह ताला, हमने नेशनल चैलेंज कप जीता था, वो हमने हिस्ट्री क्रिएट की है कि पहली दफा वापडा ने वो जीता, उसके लिए हम बांग्लादेश जा रहे हैं। तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि हमें अभी बहुत ज़रूरत है, बहुत से फील्ड में काम करना है। अभी तो हमारी बॉडी नहीं है, अभी तो नॉर्मलाइजेशन कमेटी है, नॉर्मलाइजेशन कमेटी पता नहीं कब तक है ये। तो इन्होंने जब इलेक्शन करवाना, इलेक्शन के बाद नई बॉडी इलेक्ट होगी, उसके बाद फिर वो देखते हैं कि कौन सा वो प्रोग्राम देते हैं, उस प्रोग्राम के तहत हमने कहाँ पे जाके स्टैंड करना है। क्योंकि वर्ल्ड कप क्वालिफाई करना तो अभी बहुत दूर की, एशिया कप के लिए हम क्वालिफाई करने में बड़ी बात है ये। अच्छा, एंड आई थिंक इट्स अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। पहला कदम इस डायरेक्शन में वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने के लिए, इवेंचुअली या एशिया कप में क्वालिफाई करने के लिए आपके ख्याल में कहाँ से शुरू करना होगा? हमें ग्रास रूट लेवल से शुरू करना चाहिए। छोटे बच्चे लेने चाहिए, मुख्तलिफ अपने कंट्री के मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ स्कूल कॉलेज में हमें अकेडमीज बनानी चाहिए और क्वालिफाइड कोच लेके आने चाहिए। पहले कोचेस को हमें क्वालिफिकेशन अच्छी देनी चाहिए, बाहर से कोर्सेज करवा के आएँ, फिर ग्रास रूट लेवल से 7-8 साल से लेके फिर हमें उनके ऊपर वर्क करना है। तो तकरीबन 1000 स्टूडेंट खिलाड़ी हमें जमा करने चाहिए, उनके ऊपर वर्क करेंगे, फिर जाकर हम जब वो 17, 18, 19 साल के होंगे तो फिर जाके हम किसी लेवल पे आएंगे। तो ये काफ़ी लंबा पीरियड है और काफ़ी मेहनत वाला काम है। तो ये इसके लिए अगर हम अभी से शुरू करते हैं तो तकरीबन 15-20 साल के बाद हम एशिया लेवल पे आएंगे। अच्छा, जैसा आपने बात की ग्रास रूट लेवल की और बच्चों के साथ शुरुआत करने की, बच्चों के लिए किस तरह से हम वो प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हैं स्कूल्स में, अकेडमीज में? देखिए जी, बच्चा जो छोटा होता है, मतलब 6 से 8 ईयर का जो बच्चा होता है, उसके लिए हमें जो बॉल का साइज़ है वो छोटा होता है। 4 साइज़ बॉल ले लें। 4 साइज़ बॉल के साथ अभी आप देखें कि यूट्यूब पे ड्रिल्स पड़ी हुई हैं, वो बच्चे को आप पहले विद बॉल जो है ना, वो उसकी बच्चे की रनिंग करवानी है कि विद बॉल उसमें राइट लेफ्ट फुट दोनों इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट पासिंग आ जाती है, पासिंग बच्चा करेगा, फिर इसके बाद लॉन्ग पासिंग आ जाती है बच्चे की। तो जो भी एक्टिविटी करानी है पहले उसकी फन में होनी है। ये जो फन फेज होता है बच्चे का, उसको जितनी बार वो पूछता है उसको बार बार उसको बताना पड़ेगा और उसके साथ उस लेवल पे जाना पड़ेगा। अगर वो कोच उसको सिखाएगा तो उसका जो पहले मोटिवेशन बच्चे की बढ़ेगी, फिर वो आगे जाएगा। तो वहाँ से फिर उसके बाद जाके वो फिर उसमें इस एज में बच्चे को हार और जीत का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं डालना, क्योंकि जब बच्चा हारेगा वो डिसहार्ड होगा, वो रोएगा। इससे बेहतर है उसको फन फेज में लेके जो जितनी भी फन की जो एक्टिविटी है वो वहाँ पे हम करवाएंगे, तो बच्चा फिर आगे पहले उसका इंटरेस्ट बिल्डअप होगा। जब उसका इंटरेस्ट बिल्डअप होगा फिर आगे अंडर 16 में 40 उसकी पोजीशन जो है ना वो अपनी पोजीशन पे आएगा, जो उसने सेलेक्ट करनी है अपनी पोजीशन। बिल्कुल। इससे पहले कि मजीद गुफ्तगू करें, एक ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। सीरिया चैनल में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले हफ्ते जा रही थी स्पोर्ट्स के हवाले से बात करते, स्पेसिफिकली फुटबॉल एंड पाकिस्तान में किस तरह के पोटेंशियल इश्यूज मौजूद हैं जिसकी वजह से हम फुटबॉल वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं कर पाए। आप तनवीर साहब कैप्टन रह चुके हैं पाकिस्तान फुटबॉल टीम के, एंड आई थिंक कभी भी अगर आप किसी स्पेशली नेशनल टीम के कैप्टन रहे तो आई थिंक वो एक्सपीरियंस शायद किसी और के लिए समझना आसान ना हो, और वो जो एहसास आपको होता है या जो फीलिंग होती है आपको, तो ज़रूर उस हवाले से बताइएगा। देखें जी, मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि मैं फैसलाबाद से बिलोंग करता हूं, और फैसलाबाद से नेशनल टीम तक जाने के लिए मेरा जो सफ़र था कॉलेज से, मतलब पहला मेरा फर्स्ट स्टेप जो था वो रेलवे था। रेलवे से फिर मैं क्रिस्चियन टेक्सटाइल मिल थी, वो जापान में एक दफ़ा गई थी वो टीम, तो वहाँ पे कुछ प्लेयर हमारे स्लिप हो गए थे। उसके बाद मुझे कॉलेज से मैं कैप्टन, पहले कॉलेज का कैप्टन बना, उसके बाद फैसलाबाद डिवीज़न का कैप्टन बना, फिर पंजाब का कैप्टन बना, फिर रेलवे का कैप्टन बना, इसके बाद फिर क्रिस्चियन मिल का कैप्टन बना, पीटीसीएल टीम थी उसका कैप्टन बना, फिर मैं वापडा में आया, वापडा का कैप्टन बना, और फेस्को का कैप्टन बना। लास्ट जो था ना वो नेशनल टीम थी, मेरा जो लास्ट स्टेप था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ा फ़ख्र है कि मैं पाकिस्तान टीम का एक कैप्टन रह चुका हूँ। और देखें जी, इंडिया के साथ हमारा जो, आपको पता है कि डर्बी मैच होता है, इंडिया और पाकिस्तान की सीरीज़ थी यहाँ पाकिस्तान में, तो जो फाइनल मैच था इंडिया, अगर हम वो ड्रा करते तो हम आउट हो रहे थे। लाहौर में हुआ था ये, तो वो मैच मेरे लिए बड़ा, मैंने रखता है उस मैच में मैंने गोल भी किया था। और देखें, जब नेशनल एंथम होता है तो उस टाइम हमारी फीलिंग जो होती है, जो स्पोर्ट्स मैन है उसकी फीलिंग जो होती है ना, वो अपने मुल्क के लिए बहुत होती है। हम इस फ्लैग के लिए अगर फाइट करते हैं तो वहाँ में हमें बड़ा जोश आता है। तो वहाँ पे फिर वो प्लेयर जो गैरतमंद प्लेयर होता है तो उसके लिए बहुत बड़ी ऑनर की बात होती है। एंड आई थिंक पैट्रियटिज्म हम सब में है, और हमारा मुल्क है जहाँ पर हम दूसरे ममालिक की टीम्स की तारीफ करते हैं। ऑल दैट, आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे हम सब पाकिस्तानी, और अपनी टीम को पूरा सपोर्ट करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आपको लगता है कि शहरियों की तरफ से, पाकिस्तानियों की तरफ से और ज़्यादा इनपुट हो सकता है हमारे स्पोर्ट्स कल्चर को बेहतर करने में? जी, तो जो हमारा जो मुआशरा है, ह्यूमन नेशन है, इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो जो पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है, ओवरऑल हमारे डिपार्टमेंट्स की, हमारे स्कूल कॉलेजेस की भी जिम्मेदारी है, शहरियों की भी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ लेके आएँ और स्पोर्ट्स को प्रमोट करें। तो ये देखिए, अभी मैं आपके ये क्वेश्चन के इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ मैं। तो ये जो हमारी बॉडी है, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, ठीक है ना। तो इसको हमने संवारना है, बनाना है, फिट रखना है। तो वो कैसे ज़रूरी है, तो वो स्पोर्ट्स और एक्सरसाइजेज है, तो ये हमें करनी चाहिए। तो इसके अलावा हमें अपने बच्चों को स्कूल लेवल से स्पोर्ट्स की तरफ राग़िब करना चाहिए ताकि वो खेलें। अभी आप देखते हैं हमारा बच्चा, उसका एडमिशन इस्लामाबाद में हो जाता है, एक बच्चे का ना, वो यूनिवर्सिटी में वहाँ पे चला जाता है। अगर तो वो किसी गेम का अच्छा खिलाड़ी है तो वहाँ जो उसको जो फारग टाइम है वो वहाँ जाके देखेगा कि मेरी मुतलका गेम है वो इस एरिया में कहीं हो रही है या नहीं हो रही। वो अपनी गेम को ढूंढेगा, वहाँ पे वो पॉजिटिव एक्टिविटी में अपना टाइम एक्सपेंड करेगा। अगर वो खिलाड़ी नहीं है किसी चीज का तो वहां पे जो फारग टाइम होता है वो नेगेटिव एक्टिविटी की तरफ जाएगा, जिससे उसकी एक सेहत भी मुतासर होगी और उसकी एजुकेशन भी मुतासर होगी और उसकी रिप्यूट भी मुआशरे में खराब होगी। तो ये बहुत जरूरी है, हमारे मुआशरे का, हमारे वालिदैन का, हमारे डिपार्टमेंट्स का, हमारी गवर्नमेंट की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हमें इस हेल्दी एक्टिविटी की तरफ अपने मुआशरे को लेके आएं। अच्छा, स्कूल एंड टीचर्स किस तरह से इनपुट कर सकते हैं फुटबॉल या स्पोर्ट्स की तरफ लाने में, अगर आप एक सेंटेंस में बताना चाहें? देखिए, स्कूल में बच्चे सबसे पहले तो उनको चाहिए कि एक गेम सेलेक्ट करें। अगर क्रिकेट है उसमें वहाँ पे बच्चों को क्लासेस जो होती है ना, तो क्लासेस के आपस में मैचेस करवाएं। जब आपस में मैचेस होंगे तो फिर उनमें शौक थोड़ा सा पैदा होगा। बच्चों का जब शौक पैदा होगा, ग्राउंड में आएंगे, ग्राउंड में आके फिर जो पेरेंट्स हैं उनके साथ मीटिंग करें। मीटिंग, आपके बच्चे में ये टैलेंट है, आप इसको बच्चे को इस साइड पे लेके आएँ। तो फिर बच्चा जो है वो ऑटोमेटिकली वो उसका फर्स्ट स्टेप है, वहाँ से वो ग्रूम करेगा, फिर वो आगे इंशाल्लाह जा सकता है। बिल्कुल। और एंड ऑफ कोर्स आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। यहाँ पर आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाज़त है, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।